तो अभी चालू करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग सेकंड पार्ट, सेकंड लेक्चर। ठीक है, तो अभी हम लोग ने कहाँ तक किया था, इंटर से ट्रांसफर प्राइसिंग पूरा कर लिया है। ठीक है, एग्जाम क्वेश्चन जो उसके हैं वो मैं एग्जाम क्वेश्चन एक घंटे का सेशन होगा, उसमें सारे एग्जाम क्वेश्चन कराऊंगा, डोमेस्टिक वाले इंटरनेशनल वाले सारे। ठीक है, अभी आज हम लोग एक थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद जो आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखो अभी समझ लो कि डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी है। ठीक है, और मेन कंपनी AX एंड कंपनी है। ठीक है, डिपार्टमेंट ए बी एंड कंपनी था अपना, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी। अभी डिपार्टमेंट ए रिसीविंग डिवीजन है, मतलब वो ना डिपार्टमेंट बी से माल खरीदता है, और डिपार्टमेंट बी जो है वो डिपार्टमेंट बी जो क्या करता है, टायर बनाता था ना अपना, साइकिल वाला एग्जाम्पल था। अभी जब डिपार्टमेंट बी टायर बनाएगा, ठीक है, थोड़ा हाँ, तो डिपार्टमेंट भी टायर बनाता है, इसको ट्रांसफर करेगा। ठीक है, अभी ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचेगा, डिपार्टमेंट भी वेरिएबल को जो उसी पे ट्रांसफर करता है। डिपार्टमेंट सोचेगा कि मेरे को कम से कम प्राइस में मिल जाए, बाहर ज़्यादा मिल रहा है, अपने घर में जब बन रहा है तो उससे ले लेते। ठीक है, लेकिन हमारा उस टाइम पे क्वेश्चन क्या निकला था, डिपार्टमेंट भी बोलेगा मैं वेरिएबल कॉस्ट पर अगर ट्रांसफर कर देता हूँ, चलो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि जो मेरा कॉस्ट है मैं प्रॉफिट अपने घर वाले से क्यों लूँ। अभी घर में 2 भाई हैं, ठीक है, पप्पा है, एक भाई टायर बनाता है, एक भाई बाइसाइकिल बनाता है। अभी भाई टायर बाहर भी बेच सकता है, लेकिन पापा बोले कि अपने भाई को बेचना तो टायर। अभी एक भाई टायर इसको बेच रहा है दूसरे भाई को, जो उसको कॉस्ट लगा है उसी पे बेचेगा, तो एक भाई जो टायर बेच रहा है उसको तो प्रॉफिट होगा ही नहीं। वो तो सोचेगा मेरे को तो, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो टायर बना रहा हूँ बेच रहा हूँ, बना रहा हूँ बेच रहा हूँ, कॉस्ट मेरा प्रॉफिट सेलिंग प्राइस कॉस्ट सेम है, तो उसको तकलीफ हो जाएगा कि मेरे को तो कोई प्रॉफिट दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, दूसरा भाई उसको तो कम, बहुत ही कम में मिल गया टायर, जो बाहर उसको 150 मिलता था, यहाँ 100 का कॉस्ट था उसका वेरिएबल कॉस्ट, 100 में उसको मिल जा रहा है, तो ये तो इसका तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। तो पापा के नजर में कैसा रहेगा, ये वाला भाई बहुत कमा रहा है, ये वाला भाई तो कुछ नहीं कमा रहा है। लेकिन ऐसा देखा पूरे फैमिली में प्रॉफिट हो रहा है, पैसा तो फैमिली में आ रहा है, ओवरऑल फैमिली में प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा होता है, तो ये सब में तकलीफें आने लगी, तो वो मानेगा ही नहीं कि मैं वेरिएबल कॉस्ट बेचूंगा, ये भी नहीं मानेगा कि मैं इससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा, क्योंकि बाहर मेरे को 150 में मिल रहा है, वो अपना 150 160 में बेचेगा, 150 में बेचेगा, तो वो तो बोलेगा ना मैं बाहर से ले लेता ना, इसे इधर से लेके मतलब ही नहीं है मेरे को। लेकिन पापा को समझ आ रहा है, जो 50 का प्रॉफिट चार्ज कर रहा है तो हमारे घर से लेके दे रहा है, समझ रहा है, एक लास्ट में जो आएगा प्रॉफिट कंसोलिडेट होगा वो, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा इंटरनल प्रॉफिट। ठीक है, तो ना पापा दिमाग लगाते हैं, मतलब पापा मतलब ऑर्गेनाइजेशन दिमाग लगाती है, बोलती है क्या मालूम है किसको, डिपार्टमेंट ए को और डिपार्टमेंट बी को। ठीक है, तो डिपार्टमेंट अपना जो डिपार्टमेंट ए था वो क्या करता था, रिसीव कर रहा है, रिसीविंग डिवीजन है ना, टायर रिसीव कर रहा है, और डिपार्टमेंट बी जो है वो क्या था, सप्लाइंग डिवीजन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान से समझना। ठीक है, तो डिपार्टमेंट बी को क्या बोलेगा मालूम है, कितना वेरिएबल कॉस्ट बता कितना है, 100 रुपये, तेरा प्रॉफिट मार्जिन बता कितना है, 50 रुपये, तेरे को बेचने का कितने में, 150 रुपये में। ठीक है, ओके, इसको बोलेगा तेरे को बाहर इसमें कितना मिलता है, एक्सटर्नल बाइंग प्राइस बता तेरा, ये बोलेगा 160। ठीक है, ऐसा बात हो गया। ठीक है, तो ना ये लोग ना एक दिमाग लगाते हैं, क्या बोलते हैं मालूम है, डिपार्टमेंट बी को जाके बोलते हैं तुमको 150 में अगर हम रिकॉर्ड करने देंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में कि तुम 150 में रिकॉर्ड करो, तुमने बेचा 150 में, तुम सिर्फ बुक्स में रिकॉर्ड करो कि 150 में तुमने बेचा है, तुमको पैसा भी दे देंगे मान के। ठीक है, तो वो तो खुश हो जाएगा ना, हाँ मैंने 150 में बेचा है, तो मतलब भाई एक भाई को बोला तू 150 में बेचा, 150 में बेचा तेरे भाई को, तो वो तो खुश हो जाएगा, 150 में बेचा, भले ही प्रॉफिट घर में ही है, प्रॉफिट घर में ही है ना, एक भाई दूसरे भाई को 150 दे रहा है, फिर वापस उसको 200 में बना रहा है, 50 रुपया प्रॉफिट घर में ही है ना, घर का घर में ही है। और इसको क्या मालूम, रिसीव डिवीजन को क्या बोला पता है, इसको बोलते तेरे को कितने मिलता है, 160, तेरे को चाहिए कितने बता, बोलता है मेरे को तो 100 में ही चाहिए था, 100 में तो वेरिएबल कॉस्ट है। बोलता है काम तू 100 में रिकॉर्ड कर, तू तेरा कॉस्ट 100 में रिकॉर्ड कर, और उसको बोला तू तेरा सेल्स 150 में रिकॉर्ड कर। तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में दो रेट चल रहे हैं, नहीं
दो दो रेट चल रहे हैं। एक ही माल को बेचने और खरीदने का दो दो रेट चल रहा है, बराबर, दोनों सेटिस्फाई हो गए। ट्रांसफर प्राइसिंग जो सेट नहीं हो पा रहा था सेट भी हो गया। उसके लिए 150, इसके लिए, उसके लिए 150, इसके लिए 100। बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करेंगे, पैसा कौन देगा? बुक्स में रिकॉर्डिंग होगा, बुक्स में तुमको क्या चाहिए था कि तुम्हारा परफॉर्मेंस दिखे, तुम्हारा परफॉर्मेंस दिख रहा है, प्रॉफिट हुआ तुमको 50 का, कैसे दिखाएंगे प्रॉफिट? जो वो पैसा डिपार्टमेंट है तो 100 रुपये देने वाला ना उसको, कैश नहीं देंगे, कैश देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन क्या सब डमी होगा, ठीक है, नहीं समझा? ये ना सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए रहेगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड के लिए, और वो लोग सेटिस्फाई हो जाए उसके लिए रहेगा। ओवरऑल कंपनी को तो पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके लिए कॉस्ट जब कंपनी कंसोलिडेट करेगी तब तो एलिमिनेट कर देगी ना सब कुछ चीजें। कैश तो कंपनी के पास ही जा रहा है ना अल्टीमेटली, जब ट्रांसफर होगा तो सारे कैश अल्टीमेटली कंपनी के पास ही जाएंगे ना। तो कंपनी ने सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, इनके परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करने के लिए बोला कि तुम अपने जितने पे बेचना चाहते हो उतना रिकॉर्ड करो, बाहर जितने बेचते हो मार्केट प्राइस से बेचते हो मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड करो। इसको बोला तुमको जितने में खरीदने का उतने पे रिकॉर्ड करो, जितने में तुमको खरीदना था, ठीक है। बाहर तुमको जितना मिल रहा है उससे कम ही में रिकॉर्ड करेगा, सिंपल बात है। अगर उसको उसी में रिकॉर्ड करना तो बाहर से खरीदेगा ना, क्यों ये सब काम जाम करेगा, समझा? तो दो रेट चल रहा ना, इसको बोलते हैं ड्यूअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये ना दो लोगों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करते हैं, एलिमिनेट करने के लिए ये चीज लाया गया। इसको बोलते हैं ना बिहेवियरल कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो ऐसा एग्जाम में आता है कि जब ट्रांसफर प्राइसिंग सेट नहीं हो पाता है, जब मेरा मिनिमम तुम्हारा मैक्सिमम से भी कम है, मतलब मैं मिनिमम बोल रहा हूँ कि मेरे को 140 में तो मैं बेचूंगा, वो बोलता है मैं मैक्सिमम 110 ही दे पाऊंगा, तो ट्रांसफर प्राइसिंग सेट ही नहीं होगा ना। तो सेट करने के लिए ये सिस्टम लाया गया, ड्यूअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम लगाएंगे, ठीक है। तो ड्यूअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम करना। अभी दूसरा अभी देखो इसमें ना एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत है, क्योंकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड अलग अलग हो जाएंगे, एक ही चीज के लिए दो दो रेट कर रहे हैं तो तकलीफ होगा अकाउंटिंग के लिए, फिर बाद में सब। तो क्या करेंगे मालूम है? तो दूसरा एक सिस्टम लाएंगे, इसको क्या बोला मालूम है? रिसीविंग डिवीजन को, सॉरी सप्लाइंग डिवीजन को क्या बोला? बोला तुम बाहर कितने में बेचते हो? बोलता है कि 100 + 50 150 बेचते हो। तो बोलता है काम कर, तू ना अपने डिवीजन के लिए ना एक लमसम चार्ज रख ले कि 100 + 20% में 120 में बेचूंगा। अभी वही जो रेट है ना वही दोनों में चलेगा, मतलब तू भी रिसीविंग डिवीजन तो 120 में रिकॉर्ड कर और तू सप्लाइंग डिवीजन तो 120 में रिकॉर्ड कर, ठीक है। एक ही प्राइस सेट किया, लेकिन उसको भी तकलीफ ना हो, इसको भी तकलीफ ना हो, उसको भी ऐसा ना लगे कि वेरिएबल कॉस्ट पे बेच रहा हूँ, वेरिएबल कॉस्ट ही लग रहा है, एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट मत रख, ठीक है। एक लमसम चार्ज लगा दे, थोड़ा थोड़ा दोनों को मिलेगा, हाँ थोड़ा थोड़ा दोनों को रहेगा, ठीक है। तो यही ना दूसरा एक सिस्टम लाया, उसको बोलते हैं 2 पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम, ठीक है। अभी देखो इसको ना, इसका थ्योरी ना हम लोग आईसीआई के मॉडल से पढ़ लेते हैं तो तुम लोग को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। देखो प्रपोजल फॉर रिजॉल्विंग ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्फ्लिक्ट, प्रपोजल फॉर रिजॉल्विंग ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्फ्लिक्ट, इसमें क्या बोल रहे हैं? ड्यूअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम एक मैंने बताया, एक 2 पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम मैंने बताया, ठीक है। अभी ड्यूअल रेट में क्या बोल रहे हैं? द सप्लाइंग डिवीजन रिकॉर्ड्स ट्रांसफर प्राइस, यही हिंदी में मैंने बोला, ठीक है। इंग्लिश में देख लो, द सप्लाइंग डिवीजन रिकॉर्ड्स ट्रांसफर प्राइसिंग बाय इंक्लूडिंग अ नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन देयरबाय शोइंग रीजनेबल रेवेन्यू। जो उसका नॉर्मल प्रॉफिट था वो रिकॉर्ड करेगा, वेरिएबल कॉस्ट में उस पर रिकॉर्ड करके वो दिखाएगा, ठीक है। और परचेसिंग डिवीजन क्या करेगा? रिकॉर्ड्स ट्रांसफर प्राइस एट मार्जिनल कॉस्ट, मतलब वही वेरिएबल कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, देयर बाय रिकॉर्डिंग परचेज एंड मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट क्या था? 100 रुपये वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, यही था ना। दिस अलाउस फॉर बेटर इवेल्युएशन ऑफ ईच डिविजन्स परफॉर्मेंस, तो उससे ना दोनों का इवेल्युएशन जो होगा वो परफॉर्मेंस बेटर होगा, ठीक है। इसको क्या चाहिए था? मेरा परफॉर्मेंस बेटर हो, मेरे को 150 रुपया सेलिंग दिखाना है, मेरे को प्रॉफिट 50 का दिखाना है, मेरा परफॉर्मेंस मेजरमेंट अच्छे से होगा, इसका परफॉर्मेंस मेजरमेंट अच्छे से होगा। तो वही जो इंग्लिश में बोला हिंदी में लिखा, ठीक है, हिंदी में बोला इंग्लिश में लिखा। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स कोऑपरेशन बिटवीन डिवीजन, अब दोनों कोऑपरेट करेंगे प्रॉपर अच्छे से। प्रोमोटिंग गोल कॉन्ग्रेंस एंड रिडक्शन ऑफ सब ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, समझा? तो इससे जो दोनों का गोल था वो अपने अपने डिवीजन को लेके था, न कि कंपनी को लेके था। तो इससे क्या हुआ? कंपनी का भी गोल अचीव हो गया, दोनों का गोल भी अचीव हो गया, ठीक है।
अभी इसके ड्रॉबैक क्या है ड्यूअल प्राइसिंग में, वही जो मैंने बोला कि इट कैन कॉम्प्लिकेट द रिकॉर्ड्स, दोनों में दो दो एंट्री आ रही है, अलग अलग एंट्रीज आ रही है, एक ही गुड्स के लिए दो अलग अलग रेट्स, देयरबाय may result in error in company's overall record, तो कंपनी का ओवरऑल रिकॉर्ड में एरर आ सकता है अगर ये इतनी सारी चीजें हुई तो। प्रॉफिट शोन बाय द डिवीजन आर्टिफिशियल, मैंने बोला ना 50 रुपए का प्रॉफिट तो घर से ही है, आर्टिफिशियल है, नहीं है ना तुम्हारा खुद का ही प्रॉफिट थोड़ी है, तुम्हारा घर का ही प्रॉफिट है, बाहर का तो है नहीं, तो आर्टिफिशियल प्रॉफिट है। एंड नीड टू बी यूज ओनली फॉर इंटरनल इवैल्यूएशन, मैंने बोला ना वो सिर्फ इंटरनल इवैल्यूएशन के लिए होगा कि तुम्हारा 50 रुपए तुमका प्रॉफिट हुआ, समझा, तो एग्जाम में आता है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आएगा, तो ये डिक टू लिख देने का रहता है, ठीक है। और क्वेश्चन में अगर वो सब दिया है क्या होता है डिजिट टू डिजिट दिए हुए कि ये इतना रुपीज था मिनिमम, इतना मैक्सिमम था, तो अमाउंट के साथ बता देने का कि इसका मिनिमम कॉस्ट है, इस पे रिकॉर्ड करेगा, इसके लिए ये सेलिंग प्राइस है, इस पे रिकॉर्ड करेगा, समझा। तो ये जो मैंने बोला हिंदी में उसको इंग्लिश में ट्रांसफर कर देने का होगा क्या, जो मिनिमम डिवीजन है, सॉरी जो सप्लाइंग डिवीजन है वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। जो रेसिंग डिवीजन है वेरिएबल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेगा, मतलब मार्जिन कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेगा, मतलब मिनिमम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेगा, वही लिखा हुआ है, ठीक है। ड्रॉबैक दो ड्रॉबैक, कॉम्प्लिकेटेड रिकॉर्ड हो जाएगा, दूसरा आर्टिफिशियल प्रॉफिट जनरेट हुआ है, ठीक है। टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम, अभी टू पार्ट क्या बोल रहा है, दिस प्राइसिंग सिस्टम इज अगेन एम्ड एट रिजॉल्विंग प्रॉब्लम, इसका भी वही था कि प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, ठीक है, रिलेटेड टू डिस्टॉर्शन कॉज्ड बाय द फुल कॉस्ट ट्रांसफर प्राइस। तो हियर ट्रांसफर प्राइस ले लो, क्या बोला, तुम्हारा जो मार्जिनल कॉस्ट है मतलब वेरिएबल कॉस्ट है उसको प्लस लमसम चार्ज ले लो, ठीक है, लमसम चार्ज ले लो। while marginal cost recovery of additional cost of production related to the goods transferred, lump sum charge enables the recovery of some portion of the fixed cost। अभी देखो वेरिएबल कॉस्ट पे अगर रिकॉर्ड कर रहा था ना बंदा, तो तकलीफ क्या हो रहा था मालूम है, फीस कॉस्ट से रिकवर हो ही नहीं रहा था, अब फीस कॉस्ट रिकवर नहीं तो लॉस में जा रहा था, तो ये लोगों का क्या बोला, लमसम चार्ज कर जो कि तेरे फीस कॉस्ट के पोर्शन को रिकवर कर, ठीक है, तो तेरे को भी तकलीफ नहीं होगा, उसको भी तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। तो वही बोला पोर्शन ऑफ द फीस कॉस्ट सप्लाइंग डिवीजन का, ठीक है। Therefore, while the supplying division can show better profitability, the purchasing division can purchase the goods at lower rate compared to the market price, ठीक है। तो क्या होगा, सप्लाइंग डिवीजन को भी तकलीफ नहीं होगा, प्रॉफिटेबिलिटी दिखा सकता है और उसको भी कम से कम प्राइस में मार्केट में मिल जाएगा, घर से ही मिल जाएगा, ठीक, ये समझ लिया। ड्यूअल रेट प्राइसिंग ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम, और दूसरा क्या था, टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम, ठीक है। ये अच्छे से याद हो गया, अभी याद हो गया, ठीक है। अभी क्वेश्चन करें, चलो क्वेश्चन करें। तो मैक्सिमम नहीं तो मैंने पढ़ाया था, मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। तो वापस रिवीजन करा दूंगा, मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम कैसे डिसाइड होता है, मिनिमम किसके, सेलर पॉइंट, बायर पॉइंट ऑफ व्यू से, मिनिमम कभी भी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, बायर पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, नहीं मिनिमम तो उसके लिए सेलर मैं कम से कम इतने में नहीं बेचूंगा, ऐसा सोचने का मैं दुकान पे गया हूँ, इससे कम में तो बेचूंगा, सप्लायर बोलेगा मैं इससे कम में नहीं बेचूंगा, और बायर बोलेगा मैं इससे ज्यादा नहीं लूंगा, तो मैक्सिमम कभी भी बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिनिमम किस कभी भी सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेलर का मिनिमम क्या रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट, उससे ज्यादा तो उससे कम से वो लेगा ही नहीं, और वो कब वेरिएबल कॉस्ट से बेचेगा जब उसके लिए डिमांड रहेगा नहीं, उसके पास डिमांड नहीं है तो कम से कम वेरिएबल कॉस्ट में निकाल देगा कुछ, ठीक है, डिमांड रहेगा तो फुल कॉस्ट, तो पूरा फुल वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वही प्रॉफिट, ठीक है, तो इक्वल टू सेलिंग प्राइस में बेचेगा। और ये जो है बंदा दूसरा रिसीविंग वाला, मतलब जो बायर है वो क्या बोलेगा, मैक्सिमम मेरा क्या मार्केट में मिल रहा है उससे भी ज्यादा, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल बाइंग प्राइस, और एक्सटर्नल ये नेट मार्जिनल रेवेन्यू, नेट मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलता था, जितने मिल रहा है प्लस मेरा कुछ एडिशनल कॉस्ट है तो प्लस नहीं माइनस करेंगे। मैं अगर इधर पे 100 रुपए में ले रहा हूँ, मतलब 200 रुपए में आगे बेच रहा हूँ, 50 रुपए मेरा खुद का कॉस्ट लग रहा है, तो मैं तुमको 150 से ज्यादा नहीं दूंगा, तो बीच और इज लोअर, ये मेरा मैक्सिमम कॉस्ट रहेगा, उससे ज्यादा मैं तुमको दूंगा नहीं, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन करेंगे ना पूरा एकदम अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है क्वेश्चन। चलो, डिवीजन ए ट्रांसफर गुड्स टू डिवीजन बी, ठीक है, डिवीजन ए ट्रांसफर गुड्स टू डिवीजन बी, डिवीजन ए इनकर्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ₹10 पर यूनिट, ठीक है। अभी तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, डिवीजन ए जो है इसका वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 10 रुपीज है, ठीक है। आगे क्या बोला, एंड डिवीजन बी इनकर्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 5 पर यूनिट। अभी डिवीजन बी जो है ये ना, इसको क्या बोल रहा है, इनकर्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 5, मतलब डिवीजन बी का वेरिएबल कॉस्ट कितना है, एडिशनल कॉस्ट 5 रुपए, अगर एडिशनल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट 5 रुपए, ठीक है, 5 रुपीज पर यूनिट इसको भी लगता है,
टू प्रोसेस इट फर्दर, मतलब इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि डिवीजन से कुछ तो गुड्स लेगा, उसको प्रोसेस करेगा आगे फर्दर, फिर बेचेगा। तो जब प्रोसेस करेगा ना तो उसका 5 रुपया अलग से लगता है। तो इतना समझना कि डिवीजन भी जितने में बेचता होगा उससे लेस करेंगे, 5 रुपया लेस करके उससे ज्यादा वो देगा तो नहीं बेटर उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिवीजन बी सेल्स फिनिश प्रोडक्ट एक्सटर्नली एट ₹20 पर यूनिट। तो डिवीजन बी का ना सेलिंग प्राइस ना ₹20 है। अभी सुनो, ये वेरिएबल कॉस्ट किसके लिए? फर्दर प्रोसेसिंग के लिए ना। तुम्हारा नेट मार्जिन रेवेन्यू आ जाएगा। तो ये समझ में, इसको बोलते हैं नेट मार्जिन रेवेन्यू। मतलब ये 20 में बेचेगा बाहर, 5 तो इसका खुद का कॉस्ट लग रहा है। तो ये जो बाहर जो जाएगा गुड्स लेने के लिए जाएगा, जिसको 15 से प्रोसेस ज्यादा फर्दर करने का है, तो 15 से ज्यादा वो नहीं देगा। इसको क्या बोलते हैं? नेट मार्जिन। इसको बोलते हैं नेट मार्जिनल रेवेन्यू। ये समझे अभी अच्छे से। अभी नीचे करते हैं। टू प्रमोट गोल कॉन्ग्रुएंस, what should be the minimum transfer price? बोल रहा है what should be the minimum transfer price that division A should charge? डिवीजन A को मिनिमम ट्रांसफर प्राइसिंग कितना चार्ज करना चाहिए? आगे बढ़ते हैं। assume, ये लिखना जरूरी था। हमको कैसे पता चलेगा मिनिमम क्या है? जब तक कि डिमांड का बताएगा कि उसका डिमांड है कि नहीं है। डिमांड रहेगा तो अलग मिनिमम चार्ज करेंगे, डिमांड नहीं है तो अलग मिनिमम चार्ज करेंगे। assume there is no external market for this intermediate product। वो क्या बोल रहा है? इस प्रोडक्ट के लिए जो डिवीजन ए बेचता है बाहर, उसके लिए कोई मार्केट नहीं है। मतलब कि वो बाहर प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकता, तो इसको बेचना पड़ेगा। तो उसका तो डिमांड है ही नहीं ना। हाँ। उसका मतलब जीरो डिमांड है। तो अब उसके लिए मिनिमम क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट। तो डिवीजन ए के लिए मिनिमम इसने पूछा था, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं मिनिमम कितना होगा? मिनिमम ₹10 होगा, जो कि उसका वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, वाई समझ में आया? क्योंकि अगर नहीं बेचेगा तो पड़ा रहेगा, कोई खरीदने वाला बराबर। तो डिवीजन ए के हिसाब से हम लोग मिनिमम देखेंगे। तो इसके लिए मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट होगा, और वेरिएबल कॉस्ट कितना? 10। ये क्यों? बिकॉज नो सब डिमांड, नो मार्केट और नो एक्सटर्नल मार्केट फॉर दिस प्रोडक्ट। ठीक है, अभी नेक्स्ट। इफ डिवीजन बी कैन बाय द इंटरमीडिएट पार्ट एक्सटर्नली, बोल रहा है डिवीजन बी ना बाहर से ना अगर वो ₹14 में ले सकता है तो बताओ क्या करेंगे? ₹18 में लेगा तो बताओ क्या होगा? व्हाट शुड बी द मैक्सिमम प्राइस दैट डिवीजन ए कैन चार्ज टू रिमेन कॉम्पिटिटिव विद एक्सटर्नल वेंडर। बोलता है व्हाट शुड बी द मैक्सिमम प्राइस दैट डिवीजन ए कैन चार्ज टू रिमेन कॉम्पिटिटिव विद द एक्सटर्नल वेंडर। अभी देखो, डिवीजन बी बाहर से कितने में ले सकता है? बाहर से वो पहला करता है, पहला 14 में बोल रहा है। तो फर्स्ट केस, डिवीजन बी जो है एक्सटर्नली कितने में ले रहा है? ₹14 में। इसको एक्सटर्नल मार्केट प्राइस मिल रहा है, एक्सटर्नल बाइंग प्राइस। ठीक है, और इसका नेट मार्जिन रेवेन्यू कितना है? NMR 15 है, तो विच इज लोअर। तो ये इसके लिए क्या होगा? मैक्सिमम होगा, बराबर। तो इसके लिए मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम ₹14। मैक्सिमम इसके लिए 14 होगा। ठीक है, तो ये 14 से ज्यादा देगा नहीं, और वो 10 से कम बेचेगा नहीं। तो ट्रांसफर प्राइस किसके बीच में होगा? 10 से 14 के बीच में। 10 से 14 के बीच में होगा। तो 10 से 14 के बीच में बेचता है तो हम लोग ले लेते। ये समझा? ये हो गया रेंज, ये रेंज पूछता है। ठीक है, एज्यूम दैट इंटरमीडिएट, अच्छा दूसरा भी इसमें था 18। ठीक है, जब 18 रहेगा तो सेकेंड, जब डिवीजन बी के लिए एक्सटर्नल मार्केट प्राइस 18 हो गया और नेट मार्जिन रेवेन्यू कितना है? 15। तो वो तो बोलेगा ना मैं 15 से ज्यादा दूंगा ही नहीं, बाहर वाले को मैं नहीं दूंगा, तेरे को भी नहीं दूंगा। क्योंकि मैं खुद ₹3 का लॉस में चल जाऊंगा। अगर मैं 18 में लेता हूँ, 5 मेरा खुद का कॉस्ट है, ₹23, 20 में बेच रहा हूँ, ₹3 का लॉस हो गया। नहीं क्यों कर लो 18? तो 18 में मैं खरीदूंगा, बिजनेस बंद कर दूंगा। नहीं करूंगा मैं बिजनेस जब 18 में मिल रहा है। मैं काम ज्यादा 15 देख सकता हूँ, क्योंकि 5 तो मेरा खुद का कॉस्ट लग रहा है। उसके बाद भी मेरे को ₹20 में बेचना पड़ता है, तो मेरे को प्रॉफिट कुछ नहीं मिलता। तो मुझे 15 में दे दो, ठीक है, वरना तो मेरा इसमें क्या होगा? ₹10 ट्रांसफर प्राइसिंग 10 से 15 के बीच में रहेगा। ये समझा? तो इसको बोलते हैं रेंज। अभी नेक्स्ट क्या बोल रहा है? Assume that intermediate goods of division A can be sold externally at 12। अब आ गया डिवीजन ए के पास पावर। ठीक है, डिवीजन ए बोलता है मैं ₹12 में बाहर बेच सकता हूँ।
हाउ डज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अफेक्ट द ट्रांसफर प्राइस रेंज व्हेन डिवीजन बी कैन प्रोक्योर द पार्ट एक्सटर्नली एट ₹14? अब डिवीजन ए क्या बोल रहा है? अब डिवीजन ए बोल रहा है कि मैं ना प्रोडक्ट ना बाहर ना 12 रुपये में बेच सकता हूँ। पहले तो नहीं था मेरे पास एक्स्ट्रा डिमांड नहीं था, अब मैं 12 में बेच सकता हूँ, ठीक है। तो डिवीजन ए के पास पावर आ गया। डिवीजन ए बोलता है मैं बाहर 12 रुपये में बेच सकता हूँ, तो मेरा 10 रुपये तो वेरिएबल कॉस्ट है, प्लस मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसको बोल रहा है, यही वो लोग जानना चाह रहे हैं कि इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताओ हमको। तो इसको ऐसा लिखते हैं, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 10 रुपये मेरे वेरिएबल कॉस्ट प्लस 2 रुपये मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो मेरा 12 होगा। आईटीआई ने कैसा किया, 12 माइनस 10 करके 2 रुपये ऐसा वेरिएबल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाला। एक ही बात है, ठीक है। ये हो गया, ये इसका मिनिमम हो गया, मिनिमम बराबर। उसका मैक्सिमम क्या है दोनों केस में? एक केस में उसका मैक्सिमम 14 है, एक केस में 15 है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग किसके बीच में सेट होगा? 10 नहीं रहेगा ना, मिनिमम तो चेंज हो गया ना, 12 टीपी, एक तो 14 नहीं, ये ऊपर क्वेश्चन में 14 बोला है, स्पेसिफिक बोला है। हाँ ऊपर क्वेश्चन में 14 बोला है क्या? हाँ बी कैन पुट, हाँ तो एक ही पूछा, 14 वाला ही पूछा। तो बी के लिए मैक्सिमम 14 और इसके लिए मैक्सिमम मिनिमम 12। 12 से 14 के बीच में कर सकता है। नहीं समझे? पक्का? कोई तकलीफ नहीं। अभी इसका आंसर देखना है ऐसा का, देख लेते हैं। अच्छा मैं एक और चीज़ तुम लोग उसमें बता देता हूँ, फिर देखते हैं सेकंड से। देखो अगर डिवीजन ए के पास कोई मार्केट नहीं है तो इसका वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 10। सेलिंग प्राइस क्या है? 20 नहीं, डिवीजन ए का तो सेलिंग प्राइस बता किधर है? क्या रहेगा? उसी पे ट्रांसफर कम से करेगा कम 10 रुपये पे। हाँ। और किस पे करेगा? 10। इसको लॉस कितना? 0। लॉस है ही नहीं ना, हाँ। 0। डिवीजन बी के लिए वेरिएबल कॉस्ट कितना? 5 रुपये। 5 प्लस और भी कॉस्ट लगेगा, ये जो आएगा ट्रांसफर करेगा 10 रुपये, ये जो आएगा हाँ। ये 10 रुपये भी तो कॉस्ट ही उसका ट्रांसफर प्राइसिंग वाला। तो इसका टोटल कॉस्ट कितना? 15। बेचे कितने में? 5 का प्रॉफिट। 5 का प्रॉफिट, ये समझा? तो ओवरऑल कंपनी कितना प्रॉफिट? 5 रुपये। कंपनी का प्रॉफिट तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, डिवीजन और डिवीजन बी का प्लस करके, प्लस माइनस जो भी होगा तो 5 ही होगा, बराबर। अब मैं मान लेता हूँ ना डिवीजन ए जो है ना, डिवीजन ए 12 रुपये में बेचता है, उसके पास 12 का पावर आ गया था ना, और 10 रुपये क्या इसका वेरिएबल कॉस्ट। तो डिवीजन ए को प्रॉफिट कितना हो रहा है? 2 रुपये का। 2 रुपये का, ठीक है। अब डिवीजन बी की बात करते हैं। डिवीजन बी के लिए सेलिंग प्राइस कितना था? 20 रुपीज। और कॉस्ट कितना होगा इसके लिए? तो डिवीजन बी कितना बेच रहा है? 20 रुपये। 20 रुपये, उसको 5 रुपये का कॉस्ट लग रहा है। हाँ। और ये जो यहाँ से 12 में बेच रहा है, ये भी तो कॉस्ट ये भी तो कॉस्ट लग रहा है। तो इसको प्रॉफिट कितना होगा? 3 रुपये का। 3 रुपये का। ओवरऑल 5 रुपये। अच्छा ओवरऑल कंपनी का तो प्रॉफिट 5 का ही होगा ना, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे भी 5 का ही प्रॉफिट रहता। अभी अगर नॉर्मल ऐसा देखा जाए तो इसके लिए कॉस्ट कितना था डिवीजन बी के लिए? 10 रुपये। और डिवीजन ए के लिए कॉस्ट कितना था? 5 रुपये। तो 15 का कॉस्ट हो गया ओवरऑल कंपनी का, और बेच रहा है कंपनी 20 रुपये में, तो ओवरऑल कंपनी को 5 से ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। अभी वो प्रॉफिट निकालने के 2 तरीके, या तो इसका वेरिएबल कॉस्ट रिकॉर्ड करो और इसको बोलो कि तू तेरा इसका जो वेरिएबल कॉस्ट है वही इसका ट्रांसफर प्राइसिंग है, ठीक है, तो इसके लिए कॉस्ट वही मान लो जो इसका वेरिएबल कॉस्ट है, या तो इसको बोलो तू प्रॉफिट में रिकॉर्ड कर, ठीक है, इसको बोलो तो प्रॉफिट में रिकॉर्ड कर, और वही प्रॉफिट इसके लिए ट्रांसफर प्राइसिंग हो जाएगा, बराबर। मतलब सेलिंग प्राइस, इसका जो सेलिंग प्राइस, इसका ट्रांसफर प्राइस, तो भी जो प्रॉफिट है कंपनी का ओवरऑल सेम ही आएगा, दोनों को अगर ऐड करें। देखना हम लोग उसमें निकालते थे इंटरेस्ट ट्रांसफर प्राइसिंग में, जब डिवीजन लेने थे तो कैसे करते थे? तो एक कंपनी का देखते थे, दूसरे डिवीजन का देखते थे, दोनों डिवीजन का करते थे, डिवीजन ए डिवीजन बी का क्या करते, ऐड करते थे, ओवरऑल कंपनी का निकल जाता था। वही होगा ना, एक जगह नेशनल प्रॉफिट होता है, एक जगह तो एक्चुअल प्रॉफिट होगा ना, तो दोनों को ऐड करने के बाद जो आता था ओवरऑल कंपनी का रहता था। तो हम लोग क्या करते थे, ये तो भाई दोनों खुश करने के लिए, तू मेरे को 2 रुपये दिख रहा है इनकम, इसको खुश करने के लिए इसको बोले, नहीं तो इसको इनकम दिख ही नहीं रहा था, तो बोले चल 12 मोटिवेशन नहीं है। अभी ना ऐसा का देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, एग्जांपल में ऐसा डाल के रखा है इसको। हाँ चलो ये देखते हैं।
ये था ना, डिवीजन ए ट्रांसफर गो टू डिवीजन बी। हम्म, अरे पेन क्यों चल रहा है? अच्छा हाँ, ये वो है ना, PDF पीडीएफ है, ऐसा एक्सपेक्टेड पीडीएफ है। हम्म, तो ऐसे मैं करूँगा ठीक है चलेगा सर, समझ जाएंगे, सॉल्यूशन देख लें तो ये डिवीजन, अच्छा यहाँ पे पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। डिवीजन ए ट्रांसफर गो टू डिवीजन बी, डिवीजन ए इनकर्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 10 रुपीज, ठीक है। डिवीजन बी क्या 5 रुपया लग रहा है, तो डिवीजन बी बाहर 20 रुपये बेच रहा है। तो पहला क्वेश्चन था व्हाट शुड द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस दैट डिवीजन ए शुड चार्ज। तो इसमें क्या आंसर में यहाँ पे नीचे है ना सॉल्यूशन, तो ये 10 रुपये में बेचेगा, कॉस्ट इसका 5 20, तो कितने बेचेगा, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कितना निकला, मार्जिन कॉस्ट पर डिवीजन है, ठीक है 20 रुपया होगा, ठीक है। और नोट देयर इज नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि उसका मार्केट था ही नहीं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था ही नहीं, तो वेरिएबल कॉस्ट उसका मिनिमम होगा, ठीक है। दूसरा क्या पूछा, इफ डिवीजन बी कैन बाय द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट 14 रुपए में, तो क्या करेगा, उसका मैक्सिमम कितना होगा, लोअर ऑफ नेट मार्जिन लेवल एक्चुअल बैंक प्राइस, ये हमने किया सेम टू सेम, ठीक है। तो इसका नेट मार्जिन हमने भी निकाला 15 रुपीज, ये 15 रुपीज, और फर्स्ट केस में 14 था, ठीक है। और इस केस में कितना आएगा, 14 था 14, तो हम लोग लोअर फर्स्ट केस में लोअर ऑफ एक्सटर्नल बाइंग प्राइस 14 और ये 15, तो 15 और 14 विच इज लोअर, तो इसका क्या होगा 14 ही होगा इसके लिए मैक्सिमम, समझा। और फिर उसके लिए तो मिनिमम 10 हो गया, तो रेंज देखो 10 से 14 के बीच में, दिख रहा है, पक्का पक्का सर। अभी नीचे सेकंड वाले केस में 10 उसका 18 बाइंग प्राइस है, लेकिन वो तो मैक्सिमम 15 ही दे पाएगा ना, तो नेट मार्जिन वैल्यू 15 है और एक्चुअल बाइंग प्राइस 18 है, तो मैक्सिमम उसके लिए तो विच इज लोअर 15 होगा, और इसका मिनिमम कितना था 10, तो 10 से 15 के बीच में, ये दिख रहा है बराबर 10 से 15। अभी थर्ड वाला क्या था, वो 12 रुपए में बेच सकते हो, देखो ऐसे ने कैसे निकाला, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2 रुपया, मैंने बोला ना उल्टा किया, 12 माइनस 10, हम भी ऐसा कर सकते हैं 10 प्लस 2 कैसे भी कर बराबर, तो इसका इसमें क्या होगा 12 से 14 के बीच में, ये हमने निकाला था, समझ में आएगा बराबर। पक्का। बराबर। सब एग्जाम क्वेश्चन 20 मार्क का, 20 मार्क का समझा सर, ये नहीं 20 मार्क का एग्जाम क्वेश्चन करो अब, हाँ सर, ये तो हो गया ना, ये तो कुछ नहीं था, एग्जाम्पल था समझाने के लिए, मिनिमम मैक्सिमम। अब कर दे क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा नहीं क्या, पहले जो क्वेश्चन थे ना उसके एग्जाम्पल में डाल दिया, तो ये सब ना क्वेश्चन थे पहले, चलो करें, बराबर सर, मिला था बुक में, हाँ सर, देखो ना सेंचुरियन कंपनी का जो होगा, हाँ सर लीजिए। चलो सेंचुरियन कंपनी ऑपरेट्स अ पल्प डिवीजन, कभी भी ना क्वेश्चन करने का ना तो क्या करने का, ड्राइंग बनाने का, ट्रांसफर प्राइसिंग तो डिवीजन रहता है ना, एक डिवीजन दो डिवीजन, वो क्या करता है, क्या करता है, कितने बेचता है, कितने में इसका मार्जिनल कॉस्ट है, इसका वेरिएबल कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस इसका, तो सब लिख लेने का। ऑपरेट्स अ पल्प डिवीजन दैट मैन्युफैक्चर्स वुड पल्प फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ वेरियस पेपर गुड्स, तो ना एक पल्प डिवीजन है। मेन कंपनी का नाम क्या, सेंचुरियन कंपनी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेंचुरियन कंपनी, ठीक है। इसका एक पल्प डिवीजन है, तो एक डिवीजन है, का नाम है पल्प डिवीजन। ये ना क्वेश्चन 20 मार्क का था, अच्छा, यूज इन प्रोडक्शन ऑफ जो मार रहा है पल्प डिवीजन, ठीक है, इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस पेपर गुड्स, ये ना पेपर गुड्स बनाता है, नहीं पेपर गुड्स में ये यूज होता है, ये जो बनाता है, ठीक है। यूज इन प्रोडक्शन ऑफ वुड पल्प बनाता है, मैन्युफैक्चर क्या करता है, वुड पल्प, सॉरी वुड पल्प यूज होता है पेपर गुड्स बनाने के लिए, ठीक है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है इसका, अच्छा देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो बनाता है ना वुड पल्प, उसका सेलिंग प्राइस दिया है 210 रुपया, वेरिएबल एक्सपेंस इसको कितना लग रहा है 126 रुपये, ये इसका ना खर्चा है वेरिएबल कॉस्ट, इसको कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है 84 रुपीज, इसका फिक्स खर्चा कितना है 54, और वो लोग ने कैसे निकाला 1 लाख केजीज पर ईयर के हिसाब से निकाला, तो उसको क्या किया होगा, डिवाइड बाय 1 लाख केजीज किया होगा ना, जो भी कॉस्ट रहा होगा डिवाइड बाय 1 लाख केजीज किया होगा, तो इनटू 1 लाख केजीज करूंगा तो आ जाएगा ना टोटल फिक्स कॉस्ट 54 लाख, तो कभी फिक्स कॉस्ट पर मिनट में होता नहीं है, टोटल होता है, हम लोग उसको पर मिनट में लेके आ जाते हैं ऐसा करके। अभी इसका 1 लाख की जगह 1,10,000 होगा, तो डिवाइड बाय 1,10,000, लेकिन और कॉन्सेप्ट पढ़ा इन्वेंट्री में, इंडेक्स 2 में, नॉर्मल नहीं एफआर पढ़ा था। नेट इनकम कितना हो रहा है इसको 30 रुपीज का। अभी आगे बढ़ते हैं। सेंचुरियन कंपनी हैज जस्ट एक्वायर्ड ए स्मॉल कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स पेपर कार्टन्स। सेंचुरियन कंपनी ने ना एक स्मॉल कंपनी को क्या किया, एक्वायर कर लिया, जो कि क्या मैन्युफैक्चर करती है पेपर कार्टन।
तो अभी उसका नाम कुछ दिया गया लोग ने, दिस कंपनी विल बी ट्रीटेड एज डिवीजन ऑफ सेंचुरियन विथ फुल प्रॉफिट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी देखो यहाँ पे ना फुल प्रॉफिट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या था मालूम है? मतलब समझ लग रहा है कि सर पूरा प्रॉफिट वो रिकॉर्ड करेगा। फुल प्रॉफिट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है पूरा इसका profit जो- नया company- इसका जो कैपेसिटी ना 100% कैपेसिटी को फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। इसका मतलब कि इसका डिमांड ना फुल है, बाहर फुल है। 100% डिमांड है, ठीक है। द न्यूली फॉर्म्ड कार्टन डिवीजन, अभी देखो इसका नाम दे दिया इसने, इन्होंने क्या दिया? कार्टन डिवीजन नाम दिया। तो हम लोग भी यहाँ पे लिख देते हैं कार्टन डिवीजन। क्या कर रही है? मैन्युफैक्चर क्या करती है? पेपर कार्टन, यहाँ लिख दो। हाँ। पेपर कार्टन बना दिया, ये मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। फिर द न्यूली फॉर्म्ड कार्टन डिवीजन इज करंटली परचेजिंग 10,000 kgs ऑफ पल्प पर ईयर। अभी देखो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? इस ये ना परचेज करती है, क्या परचेज करती है? 10,000 kg क्या पल्प, बराबर। अभी तुमको दिख रहा है बाजू वाला डिवीजन क्या बनाता है? हाँ वही बना रहा है, पल्प ही तो बना रहा है। तो उससे ले ले। तो क्यों कार्टन डिवीजन के लोग ने एक्वायर किया, समझ रहा है? कि एक काम कर, कार्टन डिवीजन हमने तेरे को एक्वायर किया ना, अब तू बाहर से मत खरीद पल्प, हमसे हमारे डिवीजन से खरीद तू पल्प, समझना? फ्रॉम सप्लायर एट कॉस्ट ऑफ 210 पर केजी लेस 10% क्वांटिटी डिस्काउंट उसको मिलता है। तो इसके लिए ये क्या दिया? अच्छा मेरे को इसको तुमको बताना पड़ेगा क्या है ये। एक्सटर्नल बैंक प्राइस है, क्या बात है? तो एक्सटर्नल बैंक प्राइस दिया हुआ है, लेकिन डिस्काउंट भी देना। कितना आएगा एक्सटर्नल बैंक प्राइस इसका? 210 पर केजी माइनस 10% का डिस्काउंट, तो कितना 189 आएगा क्या? हाँ सर, बराबर, क्या बात है सर। याद है 189, ठीक है। सेंचुरियन प्रेसिडेंट्स इज, क्या लिखा है? सेंचुरी का सर मालिक, मालिक ना। That the carton division begins purchasing its pulp from the pulp division if an acceptable transfer pricing can be worked out। इसने क्या बोला? जो हमने सोचा, हमने ये सोचा ना कि कार्टन डिवीजन क्या कर, पल्प डिवीजन से पल्प ले, बाहर से मत ले, तब ले जब दोनों के बीच में ट्रांसफर प्राइसिंग सेट हो। अगर दोनों के बीच में ट्रांसफर प्राइसिंग सेट होता है तो लो, नहीं होगा तो भी लो। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो, कंपनी को ओवरऑल प्रॉफिट होगा तो हम सेट करा देंगे। कैसे करने का समझ में? कैसे करेंगे? 2 रेट, एक ड्यूल रेट और दूसरा 2 पार्ट ट्रांसफर। दोनों में से कोई भी एक अच्छा लगेगा उसको यूज करेंगे यहाँ पे। समझा मैं क्यों पढ़ाया वो? जब दोनों के बीच में बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं, ये लोगों को तकलीफ होने लग जाता है, तो फिर दो हम उसको यूज करते हैं कि अब तुम मतलब क्या बनाना होता है मालूम है? वो दोनों को बस सर पे हाथ रख रहे हैं बनाने का, बस। समझा? नहीं समझा? समझ। तो अच्छा ये एक्सटर्नल बाइंग प्राइस दिया हुआ है इसका, ठीक है। अच्छा मेरे को पूरा ये बताओ, कार्टन डिवीजन का कहीं पे ये दिया कि कार्टन डिवीजन को आगे प्रोड्यूस करने में इतना कॉस्ट लगता है? नहीं दिया। कार्टन डिवीजन आगे इतने रुपए में बेचता है? नहीं दिया। तो क्या मैं इसका नेट मार्जिन लोन निकाल सकता हूँ? नहीं। तो इसके लिए नेट मार्जिन क्या नहीं है? रहेगा, एक्सटर्नल बाइंग प्राइस। एक्सटर्नल बाइंग प्राइस इज मैक्सिमम, बराबर। तो इसके लिए ये जो है मैक्सिमम ही है। तो ये 189 से तो भाई ज्यादा देगा नहीं, बराबर, पक्का। है सर। ये समझ में आ गया? हाँ। तो मेरे को एक साइड मिल गया मैक्सिमम, मिल गया। अब मेरे को मिनिमम ढूंढने का। हाँ। मिनिमम पता चल गया तो मेरे को पता चल जाएगा रेंज, और रेंज पता चल जाएगा मेरे को पता चल जाएगा ये दोनों लेन देन करेंगे कि नहीं करेंगे। और लेन देन नहीं करेंगे तो वो लगाएंगे, लेकिन वो लगाने से पहले चेक करेंगे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, समझा? बराबर। चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिचुएशन ए, चलो सिचुएशन ए पे करते हैं, सीजन 1 चालू हो रहा है, ठीक है। इफ द पल्प डिवीजन इज इन पोजीशन टू सेल ऑल ऑफ इट्स पल्प, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, टू सेल ऑल ऑफ इट्स पल्प, और मतलब कि फुल डिमांड, ठीक है, टू आउटसाइड कस्टमर at the normal price of 210 per kg, will the managers of carton and pulp division agree to transfer the 10,000 kgs of pulp next year at a predetermined price? Explain with reason. मेरे को एक बात बताओ, ये जो पल्प डिवीजन है, इसका 100% डिमांड फुलफिल हो रहा है, तो बाहर ही बेचेगा और 210 में बेच सकता है वो। हाँ। इसका सेलिंग प्राइस क्या था स्टार्टिंग में? 210 ही तो था, बराबर। तो अगर ये पूरा का पूरा पल्प जो प्रोड्यूस कर रहा है 10,000 kgs ऑफ पल्प, अगर ये पूरा का पूरा बाहर बेच सकता है 210 रुपए में, तो क्यों वो इस बंदे को 210 से कम में देगा? नहीं देगा। उसको कम से कम कितना में चाहिए? उसको ज्यादा से ज्यादा वैरायटी रखनी चाहिए। तो हाँ, मतलब भाई मैं कम से कम 189 दूंगा, मतलब आपने तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रोड्यूस करते हैं, बराबर। वो मैक्सिमम कितना दे सकता है? 189, ठीक है। और ये तो मेरे को एक क्वेश्चन बताओ
कि जो मिनिमम है वो हमारा वो पल्प Maximum से भी डिवीजन ज्यादा के है। लिए, पल्प डिवीजन के लिए मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बराबर। ठीक है। ये क्या हो रहा है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मेरे वेरिएबल कॉस्ट कितना? 126 126। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना? जो कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लॉस पूरा 84 कितना था? 84 84। तो कितना हो रहा है मेरे मिनिमम? कितना हो रहा है? 210 हो रहा है ना। तो दिस इज माय मिनिमम और योर मैक्सिमम इज 189। बराबर। नहीं तो नहीं ऊपर। तो 210 इज माय मिनिमम, योर मैक्सिमम इज 189। तो विल ट्रांसफर प्राइसिंग विल वर्क हियर? नहीं नहीं वर्क करेगा ना। साइन नहीं ऊपर। तो ये साइन ही गलत है, हम्म, ये जो बना है यही गलत है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं हो पाएगा। तो ये तो वर्क करेगा ही नहीं, समझे? ये होगा नहीं ना, बराबर। ये तो नहीं होगा ना। तो पहला केस में हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसफर प्राइसिंग विल नॉट वर्क। व्हाई नॉट वर्क? क्योंकि वो अपना लॉस करेगा नहीं। और ओवरऑल कंपनी को भी देखा जाए तो यहाँ से ना लॉस ही ना। लॉस होने वाला है, क्योंकि 210 में बेच सकता है ना। हाँ। तो वो तो प्रॉफिट लाके दे रहा है। तो हम लोग ना कैलकुलेशन करेंगे कि कैसा होगा। सेकंड सिचुएशन पहले देख लेते हैं। सेकंड सिचुएशन क्या बोलता है? assume that pulp division is currently selling only 60,000 kgs of pulp each year to outside customer. सिर्फ ना वो 1 लाख केजीज बनाता था ना पल्प, नहीं कैपेसिटी था उसका। कैपेसिटी था तो कैपेसिटी है मतलब एक बार 1 लाख केजीज का, तो 1 लाख केजीज ही बना रहा है मतलब। और वो बेच कितना पा रहा है? सिर्फ 60,000 केजीज, नहीं बराबर each year to outside customer at the stated price of 210 per kg. बराबर। Will the managers agree to mutually acceptable transfer price for 10,000 kgs of pulp in next year? कैलकुलेट करेंगे। देखो कार्टन डिवीजन में कितना पल्प चाहिए रहता है? 10,000 ही चाहिए। 10,000 चाहिए रहता है, ठीक है। 60,000 तो ये बनाता है, मतलब 60,000 तो ये बाहर बेच सकता है अपने 210 रुपए में, ठीक है। हाँ। इसके कितने बच गए? 40,000 बचे सर कैपेसिटी भी तो। 1 लाख में से 60,000 ये बाहर बेच पा रहा है पूरा 210 रुपए में। तो अब इसका तो बच गया ना 40,000। 40,000। उसमें से 10,000 ही चाहिए हमको तो। उसको 10,000 चाहिए। अबे 40,000 को किस पे निकालेगा? मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट सर। वेरिएबल कॉस्ट ना, उससे ज्यादा तो ले नहीं सकता बराबर। क्योंकि इसका डिमांड ही नहीं है, और डिमांड नहीं रहता तो मिनिमम क्या होता? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट तो इसका वेरिएबल कॉस्ट ही मिनिमम होगा 126। 126। तो अब तो बन गया ना, मिनिमम इज 126 हाँ और मैक्सिमम इज 189। तो अब ट्रांसफर प्राइस विल वर्क। ओके। समझा? पक्का? सिचुएशन 3। सिचुएशन 2 था, तो प्रेजेंटेशन अच्छे से करेंगे। सिचुएशन 1। सिचुएशन 3, if the outside customer, outside supplier of the carton division reduces its price to 177 per kg, will the pulp division meet this price? अभी देखो, explain if the pulp division does not meet the price of 177 per kg, what will be the effect in the profit of the company as a whole? अभी देखो कंपनी से होल भी बोला प्रॉफिट निकालने के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? ये क्वेश्चन फिर पे ऐड कर दो ना बीच में। हाँ ऐसे कर। देखो थर्ड सिचुएशन क्या बोल रहे हैं? अब जो कार्टन डिवीजन है ना, बाहर से 177 ले सकता है। इसके लिए एक्सटर्नल बाइंग प्राइस कितना हो गया? 177 हो गया ना। हाँ ये इसका एक्सटर्नल बाइंग प्राइस मैक्सिमम। ये इसके लिए तो हो गया मैक्सिमम, ये समझ में आ गया पक्का? बराबर से। ये इसके लिए मैक्सिमम हो गया। अब जो तुम्हारा कौन सा डिवीजन? पल्प डिवीजन है। अच्छा अभी ना इसमें ना तुमको एक चीज अच्छे से ये लोग ने बताया नहीं कि पल्प डिवीजन के पास तो 2 सिचुएशन था, जब वो 100% डिमांड है उसका और एक 60% ही डिमांड है उसका। तो देखो जब 60% डिमांड रहेगा ना तो इसका वेरिएबल कॉस्ट इसका मिनिमम होगा 126 बराबर। तो 126 ही में बेचेगा और जो 100% डिमांड रहेगा तो 210 से कम में बेचेगा नहीं बराबर।
तो जब 126 रहेगा तो मिनिमम इसके लिए 126 वर्क कर जाएगा और मैक्सिमम 177 177 तो वर्क करेगा बराबर। बराबर। लेकिन जब 210 में रहेगा तो वर्क नहीं करेगा, तो मिनिमम ये होगा। तो 210 वाले केस में ओवरऑल कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है वो चेक करना पड़ेगा। अगर होगा ओवरऑल कंपनी को प्रॉफिट लॉस तो हम क्या करेंगे, हम इसको बोलेंगे एक काम कर खरीद तो उससे ही खरीद, बाहर से मत खरीद, तो अपने से खरीद, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो फिर अपन लोग डेल रेट और वो सब करेंगे। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं ओवरऑल कंपनी को प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। तो देखो अगर वो 177 में बाहर से ले सकता है तो उसको कम यहाँ से कम कितने मिल रहा है, 126 में मिलेगा नहीं। अगर वो बाहर से लेता है, हाँ फर्स्ट एक एक केस करते सर बराबर। तो इस वाले केस में 210 वाले में वो वर्क नहीं कर रहा है, बराबर। वर्क नहीं कर रहा तो ही हमको चेक करना पड़ रहा है ना। वर्क करेगा तो चेक नहीं करना पड़ता है, वर्क करेगा तो वो लोग क्या बोल देंगे, हाँ ठीक है हम लोग मान लेंगे आपस में 126 से 127 के बीच में कोई भी ट्रांसफर कर लेंगे, कोई भी रेट डिसाइड कर लेंगे। लेकिन जब वर्क नहीं करता है तो हम तो वो लोग तो सीधा सीधा नहीं मानेंगे, नहीं हम लोग नहीं देखेंगे, एक दूसरे को देखना ही नहीं हमको। ठीक है, तो हमको चेक करना रहेगा कि ओवरऑल कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ओवरऑल कंपनी को प्रॉफिट होगा, अगर ओवरऑल कंपनी को प्रॉफिट होगा तो हम बोलेंगे खरीद लिया तुम लो, तुमको लॉस हो रहा है लो, तुम बाहर 1 लाख पूरा यूनिट बेच पा रहे हो, छोड़ो तुम अपने इधर पे बेचो। ठीक है, तो देखो कंपनी के लिए कॉस्ट 126 ही है ना उस प्रोडक्ट का, और ये बाहर से 177 में ले रहे हैं सेट, तो कंपनी को लॉस कितने का हो रहा है, 51 का लॉस हो रहा है ना कंपनी को लॉस। हाँ बराबर। नहीं समझा। अभी देखो तुम्हारे घर पे 2 भाई है, ठीक है, एक भाई को एक प्रोडक्ट जो है वो 126 रुपीज में बना रहा है, ठीक है, उसका कॉस्ट 126 ही है, ठीक है, उसी को लेने के लिए दूसरा भाई मार्केट में 177 रुपीज दे रहा है, तो तुमको लॉस कितने का हो रहा है, 51 का बराबर। नहीं समझा, एकदम सिंपल। समझिए, मेरा ही भाई 126 में प्रोडक्ट बना रहा है, मैं चाहूँ तो उससे 126 में ले सकता हूँ, लेकिन वो मेरे को नहीं बेच रहा है, इसके लिए मेरे को प्रोडक्ट 176 में लेना पड़ रहा है, तो कंपनी को तो 51 रुपीज का लॉस हो गया बराबर। कितने के पीछे, 10,000 यूनिट में खरीद रहा हूँ बाहर जाके, तो मेरे को कंपनी को 10,000 यूनिट के पीछे लॉस हो गया, कितने का, 51, 5,10,000 का। तो मैं तो क्या बोलूंगा, ऐसा मत करो, तुम ट्रांसफर करो इसको, ठीक है, कंपनी को 5,10,000 का लॉस हो रहा है। अब दूसरा एंगल सोचते हैं, जब भी 210 में बेच रहा है, 210 में बेच रहा है, तो कंपनी को कितना कंट्रीब्यूशन लाके दे रहा है, कंट्रीब्यूशन 84 लाख 84 ही लाके दे रहा है, 10,000 यूनिट के पीछे, नहीं समझा, 10,000 यूनिट के पीछे 84 लाके देगा, 84 कंट्रीब्यूशन लाके दे, मतलब उतना का लॉस हो रहा है, अगर वो उतना उसका कंट्रीब्यूशन लॉस कितना हो रहा है, 84 हो रहा है। अभी ना हम लोग इसका काउंटिंग करते हैं, ओवरऑल कंपनी को कैसा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। ठीक है, देखो डिवीजन कौन सा, पहले डिवीजन करता हूँ, ए दे दो पहले, ए डिवीजन है, डिवीजन ये थोड़ी ना था, कार्टन सॉरी डिवीजन, हाँ पल्प और करेक्ट, पल्प डिवीजन। पल्प डिवीजन में कितना कॉस्ट है, नहीं दिया हुआ, पल्प का कॉस्ट नहीं, कॉस्ट नहीं दिया, सेलिंग प्राइस कितना है वो भी नहीं दिया हुआ, नहीं, तो हम लोग इसका प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नहीं निकाल सकते, नहीं, सिर्फ उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो अभी इसका एक्सटर्नल मार्केट में क्या सेलिंग प्राइस है क्या है वो सब नहीं दिया हुआ, तो हम लोग अभी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं निकाल सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे इतने पे कंक्लूड करेंगे। पल्प में सेलिंग दिया सर, टेबल से तो क्या था, पल्प का, हाँ पल्प का दिया, सॉरी कार्टन का नहीं दिया हुआ है, तो कार्टन का आगे हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी नहीं निकाल सकते ना, तो हम लोग सिंपल ना सिर्फ ये इतने में दिखा देंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन दिया नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करके इतना बता देंगे ऐसे को कि 177 में वो खरीद रहा है, 126 का कितना 177 था, हाँ सर, बाहर से मिल रहा है उसको 126 में, घर से मिल सकता है, तो उसको नेट लॉस कंपनी को 5,10,000 का लॉस दिखाएंगे और बोलेंगे कि कंपनी को लेना चाहिए। ठीक है, अगर कार्टन डिवीजन जिसको लिया है ये लोग ने, उसका सेलिंग प्राइस दिया होता है, उसका कॉस्ट दिया होता है, तो हमको पता चलता था प्रॉफिट कितना है, फिर इसका प्रॉफिट, फिर दोनों को क्या करते थे, मर्ज कर देते थे, देखते थे ओवरऑल कंपनी क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिर्फ 10,000 यूनिट्स के लिए हम लोग कैलकुलेशन करते थे। ठीक है, तो हमको पता चलता था, लेकिन नहीं दिया है, तो इंफॉर्मेशन के अभाव में हम क्या कर सकते हैं, जो है ऐसे आंसर देखना, देख लेते सर, देख लेते, भरोसा नहीं है क्या।
नहीं उन पे भरोसा नहीं है, अच्छा, उन पर भरोसा नहीं है। प्रिंटिंग एरर। इसमें दिया है तुमने, टेस्ट और नॉलेज में दिया हुआ है। ये देखो थर्ड क्वेश्चन, सेंचुरियन वाला। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं, थर्ड वाला। ऊपर ऊपर। ये देखो क्या किया फर्स्ट वाले में, द लोवेस्ट एक्सेप्टेबल ट्रांसफर प्राइस उसने कितना निकाला, 210 रुपया। समझा कैसे निकाला, 126 वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपोजिटिव कॉस्ट को निकालने का ना फॉर्मूला लगा दिया है। ये सब जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, वेरिएबल कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन ले लेने का। ठीक है, ये हो गया 210 रुपया। ठीक है, तो देयरफॉर पल्प डिवीजन विल रिफ्यूज टू ट्रांसफर एट अ प्राइस लेस देन 210। 210 से कम में तो बेचेगा ही नहीं, बराबर, इंग्लिश में लिख दिया यहाँ पे। देयरफॉर द पल्प डिवीजन विल रिफ्यूज। ठीक है, तो कार्टन डिवीजन कितना में खरीदेगा, 210 माइनस 10%, मतलब वो 189 में खरीदेगा, एक्चुअल बाइंग प्राइस। तो ट्रांसफर प्राइसिंग कॉस्ट, ट्रांसफर प्राइस कितना होगा, 210 से 189 से 210 के बीच में होगा नहीं ना। रिक्वायरमेंट ऑफ टू डिवीजन आर इनकम्पेटेबल। द कार्टन डिवीजन वोंट पे मोर देन 189, 189 से ज्यादा देगा नहीं, वो 210 से कम लेगा नहीं, तो बीच का गैप कौन फिल करेगा, कोई नहीं। तो ठीक है, नो म्यूचुअली, देयरफॉर thus there can be no mutually agreeable transfer price and no transfer will take place। ठीक है, सिचुएशन 2 में क्या बोला कि 60,000 ही वो बेच पा रहा था, तो 40,000 तो 126 में निकालेगा, तो अपोजिट कॉस्ट तो 0, बराबर। तो ऊपर जो है इसका ट्रांसफर प्राइस कितना होगा, मिनिमम 126 और उसके लिए मैक्सिमम 189। अब यहाँ पे वर्क होगा 126 से 189 के बीच में। समझा नहीं, बराबर सर, तकलीफ है नहीं। सिचुएशन 3 में देखो ये लोग ने भी डायरेक्ट वही किया, क्या किया, 177 में बाहर से खरीद सकता है, 177 से ज्यादा वो देगा नहीं, और इसके लिए क्या है, पल्प डिवीजन, ये क्या है, लेस देन 180 फुल कॉस्ट पर यूनिट इज विद इन द रेंज एंड देयरफॉर विल प्रोवाइड सम कंट्रीब्यूशन टू द पल्प डिवीजन। इफ द पल्प डिवीजन डज नॉट मीट 177, तो क्या होगा, कंपनी को लॉस हो रहा था ना। देखो 177 में बाहर से वो खरीद सकता था, लेकिन बाहर से खरीद सकता था 177 में, लेकिन घर से तो 126 में मिल जाता था उसको, तो 51 का लॉस हो रहा था ना पर यूनिट। सर 180 क्यों लिखा है, कौन सा, ये 180 ना, 180 नहीं आएगा ना, वहाँ पे क्या आएगा, इज लेस देन द पल्प डिवीजन 180 रुपीज 180 फुल कॉस्ट। अच्छा, वो ये पल्प डिवीजन का ना फुल कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट भी ऐड करके दिया हुआ है। ठीक है, 126 उसका वेरिएबल कॉस्ट था प्लस फिक्स कॉस्ट था, 180 उसका फुल कॉस्ट है। एक सेकंड सर, अगर 54 into 1000 कैपेसिटी पे होता है इसको, लेकिन इसका 60% की कॉस्ट लगेगा, डिवाइड होगा। ये देखो ना, कॉस्ट में दिया ना, ये देखो 54 प्लस 126 करो ना, 54 फीस कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट 126 है, कितना आ रहा है, उसका 180 हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट ये 180 में उसका टोटल कॉस्ट है। ठीक है, विद इन द रेंज एंड देयरफॉर विल प्रोवाइड सम कंट्रीब्यूशन टू द पल्प डिवीजन। तो 177 में अगर वो बेचता है, उसका 126 का वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो जाएगा, नहीं? हाँ, और प्लस जो पैसा है वो उसका फिक्स कॉस्ट रिकवर करने में काम आएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं करता है, बोलता है मैं तो 210 में बेचूंगा, बराबर, तो क्या होगा, कंपनी को लॉस होगा। कितने का होगा, 177 में वो बाहर से ले रहा है, जबकि अपना खुद का कॉस्ट 126 ही है, तो मेरे को 51 का लॉस हो गया ना, इंटू 10,000, फिर 5,10,000 में कंपनी को लॉस हो गया। तो 3 रुपए सोचने के चक्कर में सिर्फ 51 रुपए का लॉस, 51 रुपए का लॉस किया। तो दिस 5,10,000 पोटेंशियल प्रॉफिट अप्लाइज टू द पल्प डिवीजन एंड टू द कंपनी एज अ होल। तो ये जो है वो कंपनी एज अ होल को अफेक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन ना प्रॉपर नहीं है। अगर दिया होता हमको कि इसका कार्टन डिवीजन का ये भी सेलिंग प्राइस है, तो हमको पता चलता था कार्टन डिवीजन को हम लोग को 126 में बेच के कितना प्रॉफिट हो रहा है। कार्टन डिवीजन अगर समझ लो 126 में हमने बेच दिया कार्टन डिवीजन को, और कार्टन डिवीजन सेलिंग प्राइस ही बहुत कम है, तो उतना कंट्रीब्यूशन लाके नहीं दे पा रहे जितना कंट्रीब्यूशन लाके दे सकता था। तो हम इसको बोलेंगे एक काम कर, तू मार्केट में इसको मान, तू बाहर से 177 में ले ले, तो बाहर से 177 में ये लेता तो हम इसका प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं, ये बाहर वो 210 में बेच रहा है तो हम इसका प्रॉफिटेबिलिटी निकालते थे, दोनों को ऐड करते थे, तो देखते थे ऐसे कंपनी को क्या हो रहा है। समझा, दोनों सिचुएशन में निकालते थे, ट्रांसफर होता तो प्रॉफिट, ट्रांसफर नहीं हो रहा तो एज ए कंपनी प्रॉफिट। क्वेश्चन था ऐसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये समझा पूरा अच्छे से? सर कुछ था नहीं, मिनिमम मैक्सिमम वाला कॉन्सेप्ट है। वेरिएबल कॉस्ट देखो, मिनिमम के ना 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर मेरे पास डिमांड है तो मैं वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों लूंगा, मतलब मैं अपना सेलिंग प्राइस चार्ज करूंगा, बराबर।
अगर मेरे पास डिमांड नहीं है तो मैं वेरिएबल कॉस्ट लेके चुपचाप बैठूं। हाँ। ये मेरा मिनिमम का कॉन्सेप्ट हो गया। कब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सप्लाई कर रहा है डिवीजन, ठीक है। रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से दो, उसके लिए भी दो, एक्सटर्नल एक तो एक्सटर्नल बाइंग प्राइस, एक नेट मार्जिन लेवल। एक्सटर्नल बाइंग प्राइस दिया रहता है क्वेश्चन में कि इतने में बेच रहा है, और नेट मार्जिन लेवल कैसे निकलेगा? अपना सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस मेरा जो एडिशनल कॉस्ट है, ठीक है। तो ये दोनों करके समझा? पक्का समझेगा एक बार ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये समझेगा पक्का? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीएल लिमिटेड ब्रेक चाहिए? नहीं सर, चलो आपके लेक्चर में सर पता ही चलता है। चल में चढ़ा रहे। चल, जीएल लिमिटेड इज मल्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। जीएल लिमिटेड इज मल्टी इज मल्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फंक्शनिंग विद 4 डिवीजन। इसका तो भाई 4 डिवीजन है, तकलीफ आ रहा है देख के। नहीं सर, अभी तो नहीं, आगे The electrical division of the company is producing many electrical products, including electrical switches. तो एक इलेक्ट्रिकल डिवीजन है, पता चल गया। ठीक है। तो एक तो इनका ना इलेक्ट्रिकल डिवीजन है। अच्छा, ये सब आंसर ने मैं अच्छे से प्रेजेंट करके दूंगा। इलेक्ट्रिकल डिवीजन अभी समझा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। वैसे तो इसमें समझ में तो आ रहा है, लिखने का तरीका थोड़ा देखने का वो कर लेंगे। इलेक्ट्रिक डिवीजन ऑफ द कंपनी इज प्रोड्यूसिंग, इलेक्ट्रिकल डिवीजन क्या कर रहा है? मेनी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस भी बना रहा है, ठीक है। फिर द डिवीजन फंक्शनिंग एट इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी सेल्स इट्स स्विचेस इन द ओपन मार्केट एट 25 इंच। मतलब ये क्या बोल रहा है? ये भी मैक्सिमम कैपेसिटी में वर्क कर रहा है और पूरा का पूरा इसका मार्केट में डिमांड है, ठीक है। कितना रुपए में बेच रहा है? 25 रुपए, 25 रुपीज में। वेरिएबल कॉस्ट इसका कितना है? 16 रुपए। तो दे दिया इसका, इस डिवीजन का सेलिंग प्राइस दे दिया हुआ है, कितना है? 25 और वेरिएबल कॉस्ट 16। वेरिएबल कॉस्ट इसका 16। इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 9 रुपए हो गया ना। इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस, बराबर सर, ठीक है। द हाउस होल्ड डिवीजन अनदर डिवीजन ऑफ जीएल लिमिटेड। अभी एक और डिवीजन है, हाउस होल्ड, तो नीचे ही कर लेते हैं। एक हाउस होल्ड डिवीजन है। हाउस होल्ड डिवीजन क्या कर रहा है? कुछ तो बना रहा है वो। हाउसहोल्ड डिवीजन ऑफ जीएल लिमिटेड फंक्शनिंग एट 70% कैपेसिटी, मतलब वो 70% पे काम कर रहा है। आज द इलेक्ट्रिकल डिवीजन टू सप्लाई 5000 स्विचेस पर मंथ एट द रेट ऑफ 18 ईच टू फिट इन द नाइट लैंप्स प्रोड्यूस्ड बाय इट। मतलब ये क्या बना रहे हैं भाई साहब? नहीं समझाएंगे? हाँ सर, नाइट लैंप फिट करते हैं, नाइट लैंप बना रहा है। तो इस नाइट लैंप के लिए इसको यहाँ से जो स्विचेस बनाता है ना, ये स्विचेस प्रोड्यूस करता है। तो इसको भी ना यहाँ पे उठा के लेके आता हूँ। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल डिवीजन क्या बना रहा है? स्विचेस। रोज स्विच यूज हो रहा है नाइट लैंप में, तो सेम चीज यहाँ भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसने क्या बोला? मेरे को 5000 स्विचेस चाहिए। तो इसका रिक्वायरमेंट देखो स्ट्रेटजी का। इसका रिक्वायरमेंट है 5000 स्विचेस। कितने मांग रहा है? 18 रुपीज @18 ये इसका रिक्वायरमेंट है। इतने में चाहिए, वो देगा क्या? नहीं देगा, उसका तो 100% मैक्सिमम 25 से नीचे देगा। द टोटल कॉस्ट पर नाइट लैंप इज बीइंग एस्टिमेटेड एज डिटेल बिलो। अभी देखो नाइट लैंप का जो कॉस्ट है ना, वो ये लोग बता रहे हैं। कंपोनेंट्स परचेज फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर, 50 रुपए में कंपोनेंट खरीदता है बाहर से। स्विचेस इफ परचेज इंटरनली, तो 18 रुपए में इसको मिल जाए, ऐसा सोच रहा है। तो अपना कॉस्ट बना के दिया हुआ कि 50 रुपए मेरे को खुद का कंपोनेंट लगता है, 18 रुपए में बाहर अंदर से लूंगा इंटरनली। अदर वेरिएबल कॉस्ट बोलता है 40 रुपीज है,
फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट मेरा 121 रुपीज है, टोटल कॉस्ट मेरा 129 होता है, ठीक है। द हाउस होल्ड डिवीजन इज मार्केटिंग नाइट लैम्प्स एट अ प्राइस ऑफ 130, समझ लो 1 रुपया कमा 1 रुपया कमा रहा है, 130 अभी तक आगे आगे ना लिखा हुआ है क्यों 1 रुपया कमा रहा है, विद अ वेरी स्मॉल मार्जिन एज इट इज डूइंग बिजनेस इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। बोल रहा बहुत कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, 1 रुपया भी अगर कम कर दिया ना मार्केट मेरा चले जाएगा, इसके लिए मैं 1 रुपया कमा रहा हूँ। एनी इंक्रीज इन प्राइस, बोल रहा है 1 रुपया में अगर बढ़ाऊं, मेड बाय द डिवीजन विल पुश आउट द डिवीजन फ्रॉम द मार्केट, मार्केट में फेंक देगा उसको, नहीं समझा? बराबर। तो मेन सब गेम खेलेगा स्विच वाला का कॉस्ट, समझा? अगर स्विच वाला कॉस्ट 1 रुपया बढ़ा दिया तो इसका कॉस्ट 130 हो तो जाएगा, market और सेलिंग प्राइस 131 कर नहीं पाएगा, 131 के तो बाहर मार्केट से, ठीक है। आगे बढ़ो। Therefore the division cannot pay anything more to switches if the electrical division, समझ रहे हो क्यों इतना हीरो बन के बोला था मैं 18,000 दूंगा, समझा? इसके लिए further the manager of the division informed that it is very much essential to keep on the market share for night lamps by the household division to retain the experienced workers of the division. कहानी दिया राम करो। The company is using return on investment ROI as a scale to measure the division performance। बोल रहा कंपनी कैसे यूज करती है मालूम है? तुम्हारा परफॉर्मेंस हुआ है कि नहीं हुआ है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तुम्हारे में कितना रिटर्न डाला, इन्वेस्टमेंट डाला, उससे कितना रिटर्न आया। तो अगर रिटर्न तुम्हारा कम है तो परफॉर्मेंस तुम्हारा कम हुआ है, तो तुमको जो भी बोनस होना जो भी मिलेगा कम मिलेगा, ठीक है, इंक्रीमेंट कम होगा, ठीक है। तो अगर ये जो ऊपर वाला डिपार्टमेंट था, कौन सा डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिवीजन, अगर ये कम में बेचेगा तो इसका रिटर्न कम तो परफॉर्मेंस कम दिखेगा, तो ये 25 से कम में तो बेचेगा नहीं ना, 18 वो भी चाहेगा पूरा बेच। तो अभी ये ना ये पढ़ के उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मैनेजमेंट को बीच में आना पड़ेगा, और आना पड़ेगा तो 2 सिस्टम लगाना पड़ेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच फॉर डिसीजन मेकिंग, would you recommend the supply of switches to household division by electrical division at a price of 18, substantiate your recommendation with suitable reason। अभी देखो क्या हम रिकमेंड करेंगे, तो अगर इलेक्ट्रिकल डिवीजन 25 रुपए में बेच रहा है बाहर, तो इसके लिए तो इसका 100% डिमांड है, तो इसके लिए मैक्सिमम क्या है, मतलब सॉरी मिनिमम क्या होगा, इसके लिए मिनिमम 25 होगा, 25 ही होगा बराबर। इसके लिए मैक्सिमम क्या है बोला ना, इसमें 18 रुपया, तो 25 इज मिनिमम, 18 इज मैक्सिमम। ये तो कोई हिसाब से ही नहीं बैठ रहा है, बैठ ही नहीं रहा है ना, तो विल वर्क आउट हियर नहीं होगा। रिकमेंडेशन क्या देंगे वही कि ये 25 से कम में बेचेगा नहीं, क्योंकि 9 रुपया प्रॉफिट कमा के दे रहा है, तो 1 रुपया कमा रहा है, तो ये 9 रुपया कमा के दे रहा है, तो ये उससे ज्यादा में बेचेगा नहीं, उससे कम में बेचेगा नहीं, और वो 18 से कम में लेगा नहीं, क्योंकि वो मार्केट से बाहर चले जाएगा, तो यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग वर्क नहीं करेगा। दूसरा, एनालाइज वेदर इट वुड बी बेनिफिशियल टू द कंपनी एज अ होल द सप्लाई ऑफ स्विचेस टू हाउसहोल्ड डिवीजन एट अ प्राइस। अभी देखो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं और कंपनी को बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चलो चेक करते हैं। तो देखो अगर स्विचेस बेचता है इसको 18 रुपए में, तो इसका कॉस्ट कितना हो रहा है, 16 और 2 रुपए कंट्रीब्यूशन हो रहा है। इसका कॉस्ट कितना हो रहा है, जो ये हाउस होल्ड डिवीजन है, हाउस होल्ड के 18 रुपए, तो सेम 129 कॉस्ट है। लेकिन अभी ना हम लोग फिक्स कॉस्ट नहीं लेंगे, कंट्रीब्यूशन चेक कर रहे हैं ना, तो कितना होगा, वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, तो 120 माइनस 20 तो 108 का कॉस्ट होगा, और बेच कितने में है 130 में, तो वेरिएबल कॉस्ट इसका हो गया मेरा 108 और मेरा सेलिंग प्राइस कितना है 130, तो मैं कितना कंट्रीब्यूशन ला के दे रहा हूँ, 22 रुपए का 22 रुपया कंट्रीब्यूशन ला के दे रहा हूँ। और वो कंट्रीब्यूशन कितने का ला के दे रहा है, वो अगर कितनी बेचेगा 18 में बेचेगा तो सिर्फ 2 रुपए का रख दे रहा है, 2 रुपए का नहीं 18 में नहीं बेचेगा, अगर इसको 18 में बेचेगा तो इसको 22 का कंट्रीब्यूशन मिलेगा, और वो बाहर बेचता है तो कितना कंट्रीब्यूशन ला के दे रहा है, 9 रुपए ला के दे रहा है। तो क्या करना चाहिए कंपनी को, एज ए 22 रुपए मिल रहा है, 22 रुपए मिल रहा है, 22 रुपए मिल रहा है, इसको ट्रांसफर करना चाहिए नहीं 18 में कर दो, करना चाहिए, ठीक है। आगे क्या बोलता है, डू यू फील दैट डिवीजन मैनेजर शुड एक्सेप्ट द इंटरनल डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग ट्रांसफर प्रिंसिपल, यस व्हाट शुड द रेंज ऑफ द ट्रांसफर, नहीं एक्सेप्ट करेंगे, रेंज बनेगा ही नहीं, सीधा इसमें यही लिख देने का। तुमको लगता है मानेंगे लोग, मानेंगे? अभी तो क्या 22 रुपए में उसका लॉस हो रहा है, नहीं
वो तो ऐसा हम लोग देख रहे हैं, ऐसा कंपनी देखे ना, ये लोग ने क्या बोला डिविजनल मैनेजर। अच्छा वो नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। वो नहीं मानेंगे ना इंटर डिविजन मैनेजर, तो नहीं। यहाँ आएगा क्या, यहाँ पे सीधा लिख दो नो, नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि उसको उसका आरओआई कम हो जाएगा। देखो सिंपल, मैं तुमको ना कैलकुलेशन में बताता हूँ। देखो अगर मैं उसको 18 रुपए में बेचूंगा, मेरा खुद का कॉस्ट कितना है 16, तो मेरे को प्रॉफिट कितना होगा 2 रुपए का। पहले मैं कितना कमा रहा था 9 रुपए कमा रहा था, ठीक है, पहले मैं 9 रुपए कमा रहा था, अब मैं 2 रुपए कमा रहा हूँ, तो मेरा आरओआई गिर गया ना 7 रुपए से, मतलब मेरा रिटर्न कम हो गया 7 रुपए से, तो मेरा रिटर्न ऑफ इनकम भी कम हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया, तो मुझे परफॉर्मेंस और इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, ये तो मानेगा, ये नहीं मानेगा। तो इसके लिए ये रीजन लिखने का एग्जाम में कि उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गिर गया, ठीक है। अभी देखो, सजेस्ट द स्टेप्स टू बी टेकन बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ द डिविजन। अभी देखो ये लोग एटीट्यूड चेंज करने के लिए क्या करेगा, वही ड्यूअल रेट और ट्रांसफर प्राइसिंग। ड्यूअल रेट में क्या करेगा, अगर ड्यूअल रेट रखा था तो उसको क्या बोलेगा, तू कितने में रिकॉर्ड कर, उसको बोलेंगे कि तू 25 में रिकॉर्ड कर, इसको बोलेंगे कि तू 18 में रिकॉर्ड कर। 25 क्या था सेलिंग प्राइस, उसको बोलेगा 25 में रिकॉर्ड कर, और इसके लिए क्या वेरिएबल कॉस्ट, इसके लिए 18 रुपए भी कर, 18 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट, नहीं 108, हाँ वेरिएबल कॉस्ट 108। इसका वेरिएबल कॉस्ट कितना था, ये कितने में रिकॉर्ड करेगा ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइस करेगा तो इसके लिए कॉस्ट कितना था, कॉस्ट तो इसका 18 कितना था 108 16 ही था ना, वेरिएबल कॉस्ट तो 16 ही था, 16 बोलेगा तो 16 में रिकॉर्ड कर, मिनिमम पे रिकॉर्ड करेगा ना कम से कम। ड्यूअल रेट में क्या पढ़े थे, ड्यूअल रेट में दोनों अपना अपना कर रहे हैं, दोनों अपना अपना कर रहे हैं, तो वो अपना कितने पे करेगा, वो अपना 25 पे 25 पे करेगा, ये कितने में करेगा, ये करेगा 108 में। अरे सॉरी, हाँ मैं पूरा ओवरऑल देख रहा हूँ, सॉरी ध्यान किधर, हाँ नहीं मैं ओवरऑल चलेगा, तो ये तो अपना 18 पे करेगा, 18 क्यों करेगा, उधर हम लोग ने क्या पढ़ता है, वेरिएबल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेगा, मिनिमम पे रिकॉर्ड करेगा, एकदम मिनिमम क्या है कंपनी के लिए 16 ही है ना, 16 है ना वेरिएबल कॉस्ट, तो कितने में रिकॉर्ड करेगा 16 पे करेगा ना, नहीं समझा क्या, ये नींद आ रही क्या, नहीं समझ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, क्या कंफ्यूजन किधर बता, नहीं 25 में वो अपने हिसाब से करेगा, इसको 16 पे चाहिए, ठीक है, इस तरफ ले लेगा, बोला तेरा खुद नहीं दूंगा था। और टू प्राइसिंग में क्या होगा, उसको बोलेंगे तू 16 प्लस लमसम चार्ज ले ले, और इसको बोलेगा तू भी उसी पे सेम पे रिकॉर्ड कर, समझ में आया? बीच में आएंगे तो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, सिर्फ बताना था कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो सब ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, और क्यों नहीं करेगा तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गिर जाएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन में दिया था ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपनी ये चेक करती है आरओआई एज अ मेजर ऑफ परफॉर्मेंस, तो वो थर्ड पॉइंट के लिए था कि क्यों मैनेजर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रीजन बताओ व्हाई, इफ यस व्हाट शुड द, इफ यस तो होगा ही नहीं, तो रेंज तो होगा ही नहीं, ये तो नो ही होगा, ठीक है, ये तो नो ही होगा ना, यस तो होगा ही नहीं, ये तो नो ही होगा, तो क्यों नहीं मानेंगे तो हमको रीजन बताना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा का देख लें। थर्ड केस में नहीं होगा, नहीं होगा ना, सिंपल। कौन सा क्वेश्चन था ये, इलेक्ट्रिकल, हाँ यहाँ पे देखो, देखो इधर पे, देखो देखो देखो, इलेक्ट्रिकल डिवीजन इज ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी and it's selling its switches in the open market at ₹25, ठीक है, इसको ना अभी लिख लेना है, देखो, इलेक्ट्रिकल डिवीजन इज ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी एंड सेलिंग इट्स स्विचेस इन द ओपन मार्केट एट ₹25, ठीक है, therefore it can transfer its production internally by giving up equal number of units sellable in the open market. In this situation में क्या करेगा, 25 पे रिकॉर्ड करेगा, ये लोग ने क्या किया, 25 माइनस 16 किया, 9 रुपया निकाला, 9 रुपया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखाया प्लस वेरिएबल कॉस्ट 25, तो वही तो किया है, तो क्या घुमा फिरा के गेम खेल लो, डायरेक्ट 25 बोलो ना, समझ में। As the price quoted by household division is 18 is less than the transfer price based on the opportunity cost, तो वो मानेंगे नहीं, इलेक्ट्रिकल डिवीजन शुड नॉट एक्सेप्ट इंटरनल ट्रांसफर, फर्दर द कंपनी इज मेजरिंग डिविजनल परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन आरओआई, आरओआई पे कर बार बार आरओआई डालेंगे लोग, क्योंकि आरओआई से क्या होगा, उसका गिर जाएगा, तो आरओआई भी गिर जाएगा, तो इसके लिए ये लोग मानेंगे नहीं, therefore transferring for a price which is less than the minimum price would affect the return on investment and divisional performance severely। समझ में आया? पहला सेकंड बात थ्योरी लिखने का था, सेकंड एग्जाम में आजकल थ्योरी आता है, सीमा का थ्योरी, बीसमा का प्रैक्टिकल। In the total cost per night lamp, the fixed overhead being a fixed cost is not relevant। तो देखो मैंने बोला था फीस को हटा दो, उसका वेरिएबल कॉस्ट देखो। और डिसीजन मेकिंग के लिए कभी भी ना, अभी देखो डिसीजन मेकिंग के लिए इधर देखो, इधर डिसीजन मेकिंग के लिए कभी भी ना मेरे फीस कॉस्ट मैटर नहीं करता, बताओ कैसे, लॉन्ग टर्म में ले लेगा ना, नहीं बताओ, मैं बताता हूँ, अभी समझ लो ना, तुमने ना 2 मिनट सुन लो, एक्स्ट्रा ज्ञान डिसीजन मेकिंग चैप्टर में पढ़ेंगे, इधर अलग से देखो, तुम ना एक बिजनेस डाल रहे हो,
बिजनेस डालने के लिए क्या चाहिए? सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आदमी वर्कर। जगह चाहिए ना। हाँ। बिना जगह कैसे डालोगे? जगह नहीं चाहिए क्या? रोड पे डालोगे, रोड पे भी डालोगे तो भी वो आके रेंट लेंगे, हफ्ता लेंगे। तो समझ लो एक जगह ले लिया, ठीक है। अभी वहां पे ना तुमने एक स्टॉल डाला, खाने पीने का नाश्ता विस्ता सब वहां पे बेचते हो, ठीक है। अभी दो सिचुएशन में तुमको बताता हूँ, ठीक है। तुम्हारा वहां का जगह का ना रेंट जाता है 10,000 रुपया, और जो वर्कर लोग काम करते हैं वो लोग का सैलरी जाता है 20,000 रुपया। 30,000 तुम्हारा फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। चाहे तुम्हारा बिजनेस सेल हो या बिजनेस में सेल ना हो, ठीक है। तो 30,000 तुम्हारा हर महीने जाना ही है, बराबर। समझ लो एक महीने में तुम्हारा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बिका, तो तुमको कितने का लॉस हुआ? 30,000 का लॉस, बराबर। मतलब 30,000 तुम्हारा फिक्स कॉस्ट है, वो जाना ही है, खर्चा होना ही है। दूसरे में तुमको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो तुमको 30,000 का खर्चा नहीं लगेगा क्या? तो भी लगेगा। 30,000 खर्चा तो लगेगा। तो वो 30,000 को तुमको रिकवर करना चाहिए क्या एट द अर्लियर स्टेज? नहीं, अर्ली स्टेज में नहीं करना चाहिए। ये मान के चलना चाहिए कि 30,000 तो लॉस है ही मेरे को। यही मान के चलोगे ना। तुम अगर बिजनेस कर रहे हो तो ये मान के चलोगे फिक्स कॉस्ट, अगर मेरा कुछ भी माल नहीं बिका होता तो भी मेरे को 30,000 देना है। बिक रहा तो मैं क्यों 30,000 रिकवर करूं? क्यों अपना सेलिंग प्राइस बढ़ाऊं? क्यों मेरे कस्टमर को अट्रैक्ट ना करूं? सेलिंग प्राइस बढ़ेगा, कैसे बढ़ जाएगा? तुम अगर फिक्स कॉस्ट से रिकवर करने बैठ जाओगे, पर यूनिट में ऐड कर दोगे, ऐड कर देगा, सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा। सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा तो मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर पाओगे। अगर प्राइस सेंसिटिव मार्केट है तो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है तो लोग क्या 1-2 रुपए भी ऊपर नीचे होता तो तुम्हारे इधर से नहीं उधर से लेंगे। तुम्हारे इधर कस्टमर क्यों आएंगे? क्योंकि प्राइस कम है, क्वालिटी अच्छा है, तो तुम्हारे इधर पे कस्टमर आएंगे, नहीं तो कस्टमर नहीं आने वाले, बराबर। तो इसके लिए तुमको एट द अर्लियर स्टेज, जब तुमको बिजनेस बिठाना है, ग्रो करना है, तो तुमको कभी भी ना फिक्स कॉस्ट को देखना ही नहीं चाहिए, ध्यान देना ही नहीं चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए। तो लगने वाला तो दोनों वो तो लगने वाला है तुमको। तुम ये मान के चलो ना तुम्हारा कोई सेल्स नहीं हो रहा है तो 30,000 मेरे को लॉस हो रहा है, ये मान के चलो तुम्हारा वो खर्चा होने ही वाला है, ठीक है। तो उसको रिकवर भी नहीं करना, रिकवर करेंगे लेकिन जब हमारा बिजनेस स्टैब्लिश हो जाएगा, जब हमारे कस्टमर बन जाएंगे, जब हमको पता चलेगा कि हमारा हर महीने 100 कस्टमर तो आने वाले, इतने प्रोडक्ट तो बिकने वाले, तो हम क्या करेंगे? बेचेंगे, फिक्स कॉस्ट रिकवर करेंगे। लेकिन जब हमको अर्ली स्टेज में बिजनेस, अर्ली स्टेज में डिसीजन लेना है, डिसीजन लेने के लिए क्या करना चाहिए? फिक्स कॉस्ट को स्टार्टिंग में इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो 30,000 का लॉस वैसे भी होना है, ऐसे भी होना है, तो उसको छोड़ दो, ठीक है। 30,000 मेरे दिमाग से निकाल ही दिया मैंने, ठीक है। इसके लिए कभी भी डिसीजन लेने के लिए फिक्स कॉस्ट को निकाल ही दिया, निगलेक्ट कर दिया। तो वैसे यहाँ पे क्या बोला? इन द total cost per night lamp, the fixed overhead being a fixed cost is not relevant for decision making के लिए not relevant है। तो similarly उसका variable cost of switch 16 rupees हो गया, variable cost 16 था ना, included in the cost of night lamp is also irrelevant as is common for both internal and external transfer. The only relevant cost is the loss of revenue when the units are transferred internally. तो accordingly the benefit from internal transfer कितना होगा? 130 में बेच रहा था ना, माइनस इसका 40 का कॉस्ट था, 50 का कॉस्ट था, 40 का 50 प्लस 40 का कंपोनेंट का कॉस्ट था, अदर 40 का था, तो 90 का कॉस्ट था, ठीक है। माइनस 25, तो इंटरनल ट्रांसफर से उसका बेनिफिट 15 रुपीज का हो रहा है, बराबर। और ईच यूनिट ऑफ सेल और नाइट लाइफ देयरफॉर इट इज बेनिफिशियल टू द कंपनी एज अ होल। कंपनी को देखो हमने निकाला था ना, बेनिफिशियल हो रहा है कंपनी को 15 रुपीज, 22 रुपीज निकाला था ना हमने, 22 रुपीज निकाला माइनस, नहीं तो 22 इसको फायदा हो रहा था, उसको नुकसान भी तो हो रहा था। ऐसा करते हैं, 130 था ना सेलिंग प्राइस, उसका कॉस्ट क्या था क्वेश्चन में देखते हैं, एक सेकंड। 121 कॉस्ट होता है, लोग किस को निकाल लेते हैं, इसको 108 पड़ रहा था। देखो 130 का सेलिंग प्राइस था, एक तो इसका 50 का ये कॉस्ट है और एक 40 का ये कॉस्ट है, बराबर। फिक्स कॉस्ट को ले नहीं रहे, ये तो इंटरनली वाला है ना, ये तो इंटरनली कॉस्ट है, ये तो कॉस्ट नहीं है ना। तो 130 माइनस 90 करो, कितना है? 130 माइनस 90 हाँ 40 कितना है? 40 माइनस 16 करो, 24 कितना है? 24। नहीं सर, ऐसा देखो, ठीक है, ये फीस कॉस्ट तो लेंगे नहीं ना, एक सेकंड देखो। और कंपनी को क्या हो रहा है, ये कितने बेच रहा है? एक काम करते, देखो सिंपल, मैं ना दोनों डिवीजन का ना कॉस्ट लिख लेता हूँ, सिर्फ कॉस्ट, इलेक्ट्रिकल डिवीजन और हाउस होल्ड डिवीजन, ठीक है। देखो ये हाउस होल्ड डिवीजन है और ये इलेक्ट्रिकल डिवीजन है, इसका कॉस्ट कितना है और इसका कॉस्ट कितना है? मेरे को सिर्फ इतना ही बताओ, इलेक्ट्रिकल डिवीजन का कॉस्ट कितना है? इलेक्ट्रिकल डिवीजन सोलर का कॉस्ट है, स्विच का
₹16 और इसका कॉस्ट बताओ, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट बताना, फिक्स कॉस्ट मत हाँ, बताना। 50 + 40। एक 50 का कॉस्ट है, हाँ, एक 40 का cost, 90। ठीक है। तो Plus- ओवरऑल कंपनी के हिसाब से मैं देखूं हाँ तो इतना ही कॉस्ट है हाँ कंपनी के हिसाब से। हाँ। तो एक, और मैं ओवरऑल कंपनी लास्ट में एंड प्रोडक्ट क्या बेच रही है, लैब हैं? बेच रही है। कितने बेच रही है? 130 में। 130 रुपए बेच रही है। एक कॉस्ट है ₹50, एक कॉस्ट है ₹40 इस डिवीजन का, ठीक है। हाँ एक ये कॉस्ट, एक ये कॉस्ट, और एक कॉस्ट ये लैम्प बनने के लिए भी तो लग रहा है ₹16 का। हाँ। तो मेरे को अभी ये कितना है नेट, नेट मेरे को कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, प्रॉफिट 24 आ रहा है। अभी देखो यहाँ पे ना एक क्या बोलते हैं इसको, गेम। ट्विस्ट है। जब इंटरनल ट्रांसफर हो रहा है तो वो बंदा अपना सेल्स तोड़ रहा है ना, हाँ सेल्स तोड़ रहा है ना, सेल करके वो ₹9 कमा सकता था ना। हाँ ये करने से ₹9 नहीं कमा पा रहा है ना, हाँ। तो वो तो कंपनी का लॉस हुआ ना, नहीं हुआ? हुआ, वो भी हुआ हुआ ना। तो ₹24 जो कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, ₹9 का लॉस भी तो हुआ। हाँ। उसको ना बेचने की ना वजह बेचने से से, अपॉर्चुनिटी लॉस इसको 16 में बेचने की वजह से 16 में नहीं लिखा, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट है ना। इंटरनल में क्यों ₹18 दिखाऊं, ₹2 का तो क्या है, इंटरनल प्रॉफिट है ना, हाँ। 18 थोड़ी दिखाऊंगा। बराबर। अगर मेरे दोनों भाई लोग कुछ बेच रहे तो मैं दोनों भाई का अगर एक दूसरे को बेच रहे तो ये लेकर दोनों भाई जाएंगे। को ऐड करूंगा, कॉस्ट इसका कॉस्ट, इसका कॉस्ट, और वो लास्ट में बड़ा भाई जितने बेचा वो मैंने से दोनों का हाँ। कॉस्ट, सिंपल यही करूंगा ना। बराबर। और ये वाला मेरे को ऐसा आके बोलेगा कि मैं भाई वहां पे ₹9 का लॉस करके आया तेरे वजह से, तेरे को बेचने की वजह से, तो हाँ ले भाई ये ₹9 भी लेस कर। तो अब देखो ओवरऑल में क्या हो रहा है। हाँ। अगर यहाँ पे ये ₹15 आ रहा है तो ₹15 पॉजिटिव आ रहा है। बराबर। अगर ₹15 निगेटिव आता या 0 से नीचे जाता ना तो मैं ट्रांसफर करने नहीं बोलता मैं ट्रांसफर ये भी करने करेंगे। तू यही निकालने का मैं दूसरा तरीका था। दूसरा तरीका कैसे निकालते थे मालूम है? डिवीजन ए का अलग से प्रॉफिटेबिलिटी निकालो, डिवीजन बी का अलग से हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी वही निकालो, निकालते ठीक है, दोनों का ऐड करो तो भी यही 15 ही आता था। समझ में आया? बराबर से। तो ये मैंने क्या किया मालूम है, कंट्रीब्यूशन लॉस। लॉस में ये नहीं समझा तो वापस बताता हूँ। समझिए सर, इसको इनडायरेक्टली करते तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, मतलब समझा? ये डायरेक्ट मैंने किया, कोई इसमें तामझाम नहीं। सिर्फ देखो सिंपल, अगर डिवीजन लेना है तो अगर तुमको ये नहीं आता समझ में तो प्रॉपर एक डिवीजन का निकालो प्रॉफिट, दूसरे डिवीजन का प्रॉफिट निकालो। आता है तो क्या करो, दोनों डिवीजन का कॉस्ट लो, दोनों डिवीजन का वेरिएबल कॉस्ट लो, ठीक है, लेस करो। और कंट्रीब्यूशन अगर अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है तो उसको लेस कर दो लास्ट में, क्योंकि वो नहीं होने की वजह से ये हो रहा है तो ये लॉस हो रहा है। समझ में? तो ये होगा ₹15 का तुम्हारा नेट प्रॉफिट कंपनी को, ये ऐसे बता रहा था, ठीक है। तो ये अलग से लोग ने बताया इतना यहाँ पे। तो ये कंपनी को वैसे भी हम लोग ने डिसीजन तो ले लिया था वहां पे, ओवरऑल कंपनी को बेचना चाहिए, ठीक है। अभी थर्ड वाला देखते हैं। Internal transfer pricing develops a competitive setting for managers of division. It is possible that they may operate in best interest of their individual performance. This can lead to suboptimal utilization of resources. In such cases, transfer pricing policy may be established to promote goal. तो transfer pricing policy ये लोग को डिपेंड establish करना पड़ेगा. The market price of 25 per switch leaves electrical division in an identical position to sell outside. हाँ, बेच नहीं पाएगा। बराबर। 10-25 is top of the price range. डिवीजन हाउस होल्ड विल नॉट पे कितना नहीं देगा। अभी देखो डिवीजन वाला हाउस होल्ड डिवीजन था 130 में बेच रहा था, उसका वेरिएबल कॉस्ट कितना था 50 और 40 90 रुपीज, ठीक है। तो 40 से ज्यादा देगा नहीं, यही है ना। हाँ 40 ज्यादा नहीं देगा ना, 130 माइनस 90 40 ज्यादा देगा नहीं। द नेट बेनिफिट फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ नाइट लैम्प सोल्ड इंटरनली इज ₹15। नेट बेनिफिट जो कंपनी को 15 हमने अभी निकाला। 10 unit transfer price within range of 25 to 40 per unit will benefit both division. Divisional managers should accept the inter-divisional transfer in principle when the transfer is within the above range. ठीक है, इस रेंज के बीच में बैठते तो बोल रहे ट्रांसफर प्राइसिंग करो, अदरवाइज मत करो, ठीक है। अभी देखो इसमें दो रेट लगा दो, ड्यूअल रेट और ये टू पार्टी सिस्टम। इसको पढ़ लेना, सेम टू सेम जो मैंने पढ़ाया था पहले वही सेम टू सेम यहाँ पे लिखा, ठीक है। दोनों कॉन्फ्लिक्ट को लोग रिजॉल्व करने के लिए हम लोग को ये करना पड़ेगा। समझना है? एक और क्वेश्चन कर ले कि ब्रेक चाहिए, थोड़ा क्वेश्चन है 20 मार्क का एग्जाम में आएगा। तो होमवर्क देना सर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क दे, हाँ सेम डेट लग रहा है, होमवर्क देना कर लो। हाँ सर। नहीं आया तो क्या पता नहीं सर, आज यूट्यूब वाले के लिए उन लोगों को भी होमवर्क दे दो। हाँ तो उनको होमवर्क तो ट्राई करना थोड़ा, टाइम कर लोगे या बच्चे लोग? नहीं करो तो फिर अगले नहीं मैं इसको कराऊंगा, एक बार ट्राई करना, ठीक है। अभी 10-15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो।